हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। प्राचीन विश्व एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्राचीन विश्व यानी प्राचीन विश्व के विषय में हम यहाँ विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमने तो भारत के बारे में जाना है ना, लेकिन इसमें जो टॉपिक में हम जो है विश्व के बारे में भी जानेंगे कि विश्व में सभ्यता किस प्रकार विकास किया और वहाँ की क्या विचारधारा है। कहते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें कांस्य युग की, तो कांस्य युग काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर। कहते हैं नव पाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ, यानी जब नव पाषाण काल का अंत हुआ उसी समय से जो है धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। तांबा पहली धातु थी। तांबा जो थी पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल किया गया। ये कई बार यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आप यहाँ वहाँ तलाश रहे होते हो। तो ये में देखा जाए तो तांबा पहली धातु थी जिसका उपयोग किया गया, जिसका इस्तेमाल मालवों ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को जो है ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। अब देखिए, पत्थर और तांबा के इस्तेमाल को जो है हम ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और राख की मिश्र धातु है, कांसा जो है तांबा और राख की मिश्र धातु बनाई गई है। मिश्र धातु का मतलब होता है अलॉय। अलॉय का मतलब होता है दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला के बनाए गए नए तत्व को हम मिश्र धातु कहते हैं। ये खोज भी इस काल में हुई जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहते हैं। यानी कांस्य युग इसलिए कहा जाता है कि कांसा का भी हमें इस युग में ज्ञान हो गया था। इस काल में हथियार और औजारों के निर्माण में तांबा और कांस्य ने एक हद तक पत्थर लकड़ी हड्डी की जगह ले ली। यानी देखा जाए तो कांसा पत्थर ने किसका स्थान ले लिया? लकड़ी के बने हथियारों का या हड्डी से बनाए गए हथियारों का। तो ये काफ़ी महत्व रखता है इस जगह पे। लोगों ने धूप में सूखी और आग में पकी दोनों तरह के जो है ईंटों का बनाना निर्माण कर दिया और कार्य में इस्तेमाल भी करना सीख लिया। कहते धूप में सूखी और आग में पकी हुई ईंटों का बना हुआ होना काफ़ी मायने में जो है सभ्यता को दर्शाती है। इसी काल में विभिन्न नदी घाटियों में पहली बार नगर आधारित सभ्यताओं का उदय भी हुआ। यानी इसी काल में विभिन्न नदी घाटियों में पहली बार जो है नगर आधारित सभ्यताओं का उदय भी हुआ और यह नगर व्यापार जो थी वर्जनी के केंद्र बन गई। यानी व्यापार का ये मुख्य केंद्र था और पैसे जो है प्राप्त करने का सबसे अच्छा केंद्र बना। एक कालक्रम में राज्यों और साम्राज्यों का उदय भी इन्हीं कालों में हुआ और प्राचीन काल में लोगों ने महान सभ्यताओं का निर्माण का मानवता को महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये प्राचीन सभ्यताएं जो है मेसोपोटामिया, यानी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में देखा जाए तो मेसोपोटामिया है, मिस्र है, भारत व चीन में उभरी विकसित हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक और भी चर्चा करेंगे। कहते हैं कृषि, दस्तकारी और वर्णित धीरे धीरे काफ़ी फले फूले और जो है नगर प्रशासन के भी केंद्र बन गए। यानी नगर प्रशासन का केंद्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन गए इस समय काल में। वहाँ शासक वर्ग थे जिन पर इन सभ्यताओं का प्रशासन की जिम्मेदारी भी थी। यानी प्रशासक वर्ग बन गए और प्रशासक वर्ग का कार्य था सभी सभ्यताओं को जो है उचित मार्गदर्शन करना। उन्हें दूसरे अधिकारी भी मदद करते थे। हम देखते हैं कि नई युग के आगमन के साथ ही समाज में अनेक वर्ग जो है उभर के सामने आए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब इन सभ्यताओं के बारे में हम यहाँ पर आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सभ्यता कौन है। देखिए, हमारे समक्ष जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता काफ़ी पुरानी है, प्राचीन है और ये विश्व की सभ्यता है। तो हम इस पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता की हम बात करें तो कहते हैं मेसोपोटामिया का जो है शाब्दिक अर्थ होता है नदियों के बीच की ज़मीन। यानी नदी होती है उसके बीच का ज़मीन, जिसे हम आज का लैंड भी कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, द्वीप भी कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि मेसोपोटामिया का वास्तविक अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया का वास्तविक अर्थ जो है नदी के बीच का ज़मीन। यह दलदल और फरात नदियों के बीच स्थित थी। आधुनिक नाम जो है इसका इराक ना के नाम से जाना जाता है। यानी आज
इसको इराक से तो आप भली भांति परिचित हो गए। पुराने समय में इराक को ही मेसोपोटामिया कहा करते थे। इन नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाया करती है, यानी इस नदियों में हमेशा बाढ़ आती ही रहती है। और इस प्रक्रिया में अनेकों किनारे पर जो ढेर सारी मिट्टी और गाद जमा होता ही रहता है। मिट्टी और गाद जमा होना एक स्वाभाविक बात है। यह किनारों के पास की ज़मीन को खूब उर्वरक बना देती है, यानी जो आसपास की ज़मीन होती है ना, काफ़ी उर्वरकता डाल देती है उसमें और खूब उपजाऊ बना देती है। इसे मेसोपोटामिया वासियों के सामने दो चुनौतियां पेश की, बाढ़ को काबू में करना और खेत के लिए ज़मीन की सिंचाई करना। देखिए दोनों समस्याएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इस पर जो है मेसोपोटामिया के वासियों ने जो है इस पर बेखूबी जो है इस पर कंट्रोल कर लिया। इससे क्या हुआ, इनकी उपज बढ़ गई, उपज जो थी काफ़ी बढ़ गई। कृषि उत्पादन में इजाफे हुए। लाहौर कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर और बढ़ाई जैसे अनेक दस्तकार सामने आ गए और वो अपनी बनाई चीज़ें बेचते और बदले में अपनी रोजाना की ज़रूरतों की भी चीज़ ले लेते थे, यानी सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया करते थे। वो भारत जैसे समृद्ध क्षेत्रों के साथ ज़मीनी और समुद्री दोनों तरह के नियमित व्यापार किया करते थे। तो देखा जाए तो देखिए ज़मीनी व्यापार तो करते ही करते थे, साथ में वो समुद्री व्यापार भी किया करते थे। परिवहन और संचार के लिए ठेलों, चौपहिया गाड़ी, नौकाएं और पोतों का इस्तेमाल भी किया करते थे। यानी परिवहन के लिए इनके पास मुख्य साधन के रूप में ठेले हुआ करते थे, चौपहिया हुआ करते थे, चौपहिया गाड़ी, नौकाएं और पोते हुआ करते थे, जो कि उस समय के यातायात के महत्वपूर्ण साधन थे। उन्होंने लिखने की कला भी विकसित कर ली थी, यानी लिखना पढ़ना भी उन्होंने सीख लिया था। और उस समय की लिपि संकेत चिन्ह चित्रों का समूह थी। बाद में वो फ़ॉन्ट जैसी लकीर खींचते थे। यह लिपि जो है किलाक्षर कहलाती है। किलाक्षर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको जो है आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हो। चलिए देखते हैं उनके बनाए गए जो है चिन्ह और चित्र किस प्रकार की हुआ करती थी लिपि के संकेत के अंतर्गत। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप देखोगे कि 3000 से 200 BC में कैसे चित्र थे, उसके बाद 3000 BC में कैसे बदल गए, और 2400 BC में देखिए और 1000 BC में देखिए। कहते हैं हेड का जो था सैग होता था, और सैग को रिप्रेजेंट करने के देखिए विभिन्न समय कालों में जो विभिन्न प्रकार से दिखाया गया है। इवन की गिन यानी टॉक वॉक, टॉक यानी चलना, देखिए चलने का भी इन्होंने डिफरेंट जो है समय काल में डिफरेंट जो है चिन्ह प्रस्तुत यहाँ पर किए। इवन की हैंड का भी देखिए डिफरेंट समय काल में डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी लिपियाँ थी। आगे भी लिपियाँ चलिए देखते हैं। देखिए और भी लिपियाँ यहाँ दर्शाई गई है, जैसे बैरियल बनाना हो तो कैसे उसको जो है इस तरह से जो है दर्शाया गया है, जो ऊपर आपको दिख रहा है। उसका तो ब्रेड देखिए, ब्रेड को जो है निधा कहते थे, और इसको डिफरेंट समय कालों में अलग अलग चित्रों से जो है रिप्रेजेंट किया गया है। इवन कि वाटर के देखें तो वाटर में डिफरेंट कैटेगरी यूज़ किया गया है, और हम जो है वाटर का पहला सिंबल जो 3200 ईस्वी पूर्व जो है BC में बनाया गया था, हम भी वाटर का कुछ इसी तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम पुराने समय से ही आज वाटर के जो है सिंबल चिन्ह लिए हैं। इवन कि डे को देखिए, डे जो है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कैटेगरी को जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ करता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन कि अगर आप बर्ड देखो तो बर्ड्स का भी जो है पहला तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सेम बर्ड्स को ही दिखाता है, लेकिन डिफरेंट काल समय में जो है डिफरेंट दर्शाना, ये उनकी कला का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और ये जो है लिखे होना काफ़ी स्वाभाविक थी और काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। यदि आगे हम बात करें मेसोपोटामिया की, तो कहते हैं मेसोपोटामिया के आरंभिक शहर छोटे राज्यों में समान थे। यानी इनके मेसोपोटामिया के आरंभिक शहर जो थे छोटे राज्यों के समान ही थे। उनका अपना प्रशासन वर्ग में पुरोहित, राजा और कुलीन शामिल थे। यानी देखा जाए तो उनके राज्य में प्रशासन में 3 लोगों का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। एक पुरोहित का, जिसे ब्राह्मण कहते थे, और राजा होता था, और एक कुलीन वर्ग होती थी जो राजाओं के सेवाओं करने के लिए बनाई गई थी। तो इस समय 3 जो है प्रशासन वर्ग में हुआ करते थे। उसके अलावा जो था सौदागर भी होते थे, जो सामान की सौदागर करते थे, बेचते थे। आम लोग और गुलाम तो होते ही थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मेसोपोटामिया के लोग जो है ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे कि आकाश की देवता, हवा का देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता,
प्रजनन की देवी को भी पूजा किया करते थे वो लोग, और प्रेम की देवी, युद्ध का देवता और इसी तरह से अनेक अन्य देवी देवताएं को पूजा उस समय मेसोपोटामिया में किया करते थे। हर शहर का एक संरक्षक देवता होता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि हर शहर का संरक्षक एक देवता हुआ करता था। मेसोपोटामिया में अनेक खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किसानों और गुलामों जो ज़्यादातर युद्धबंदी होते थे से करवाया गया था। तो देखा जाए तो मेसोपोटामिया का भी सभ्यता काफ़ी विस्तृत थी। चलिए, मेसोपोटामिया के तो हमने सभ्यता का देख लिया। अब चलते हैं हम जो है मिस्र सभ्यता के विषय में, देखते हैं कि प्राचीन समय में मिस्र सभ्यता की क्या स्थिति थी। चलिए देखते हैं मिस्र सभ्यता। यदि हम बात करें मिस्र सभ्यता की तो कहते हैं मिस्र सभ्यता भी अपने आप में एक अनूठी थी। मिस्र को अक्सर जो है नील नदी का तोहफा कहते हैं, क्योंकि नील नदी के पास मिला था, इसलिए मिस्र को जो है नील नदी का तोहफा भी कहा जाता है, जो बिल्कुल सही भी है। हर साल नदी में बाढ़ आती है और उसके किनारे जनमगन भी हो जाती है। हर साल बाढ़ आती है, देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वहाँ गाढ़ की एक मोटी तह जम जाती है। आपको पता है जब बाढ़ आती है तो अपने साथ जो है मिट्टी के भी लेके आती है, जिसे हम गाढ़ कहते हैं, जो ज़मीन को बेहतर उपजाऊ बना देती है। कहते हैं अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो उसके बाद वहाँ पर उपजाऊ जो है दुगना तिनगुना से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अपने साथ जो बाढ़ आती है अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेके आती है। इसलिए मिस्र में जो है इसको नील नदी का तोहफा ही कहा जा सकता है। और इस तरह वहाँ जो है बारिश नहीं के बराबर होने के बावजूद भी किसान अच्छी फसल उगाते हैं। देखिए वहाँ पर बरसात नहीं भी हो रही है, फिर भी जो है किसान अच्छी फसल उगा लेते हैं। प्राचीन मिस्रवासियों ने बढ़िया सिंचाई प्रणाली भी विकसित कर ली थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं जैसे समय काल बीतता है उन्होंने जो है प्राचीन मिस्रवासियों ने बढ़िया सिंचाई प्रणाली विकसित की थी, जो कि उस समय का सबसे महत्वपूर्ण पद्धति थी। अब देखिए ईसा पूर्व अगर हम 3100 तक मिस्र एक राजा के अधीन आ गया, यानी कहते 3100 तक जो है मिस्र राजा के अधीन हुआ करता था। और मिस्रवासी अपने राजा को जो है भगवान मानते थे, यानी वो जो है अपने को भगवान मानते थे, उनके राजाओं को भगवान माना करते थे। और मिस्र राजाओं को जो है फ़राओ कहा जाता था, यानी उनका नाम मिस्र के राजाओं को फ़राओ के नाम से जाना जाता था। वे देश पर राज करते थे और साम्राज्य की स्थापना के लिए जंग हमेशा लड़ा करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। फ़राओ की सेवा में मंत्री अधिकारी हुआ करते थे। फ़राओ की सेवाओं के लिए मंत्री और अधिकारी हमेशा नियुक्त हुआ करते थे। वे ज़मीन का प्रशासन चलाते और राजा के आदेशों का अनुसरण भी वसूल करते थे। समाज में पुरोहितों का भी एक ऊंचा और सम्मानजनक स्थान था, जो कि हर एक समय काल में हमें देखने को मिला। हर कस्बे या शहर में मंदिर एक खास देवता को समर्पित हुआ करता था। और प्राचीन मिस्र लिपि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसको चित्रलिपि या चित्र अक्षर भी कहते हैं। चित्रलिपि और चित्र अक्षर जो हम आगे देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापारी और सौदागर समुद्री और ज़मीनी दोनों तरह के व्यापार किया करते थे। मिस्र में जो है संगतरास, बढ़ाई, लोहार, चित्रकार और कुम्हार जैसे कुशल मजदूर भी हुआ करते थे। प्राचीन मिस्रवासियों को गणित की खासकर जो है रेखा गणित की अच्छी जानकारी थी, यानी रेखा गणित का उनको बहुत ही नॉलेज हुआ करता था। उन्हें माप तौल की भी खास जानकारी हुआ करती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था जो मिस्र की सभ्यता ने हमें भी दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है मिस्र सभ्यताओं का जो है कुछ हेरोग्राफिक्स आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें देखिए उनका कुछ इस तरह से जो था ABCD को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ करता था। जैसे बर्ड, देखिए चिड़िया जो है A का है, पैर जो है B का शक्ल है, जो कहते हैं जो छतरी का जो डंडा होता है उसको C के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और हाथ को D। उसी प्रकार जो है इसको शब्दों को यहाँ पर पिरोया गया था। इवन सांप J होता है, लॉयन के शेप देखिए L के रूप में है, और जिगजैग देखिए N के शेप में। और भी है, चलिए देखते हैं। देखिए और भी आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे बीन की शेप में जो बनाई गई है Z है, 2 खिड़कियों के बीच में Y बनाई गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लिपि थी। इसको आप भी समझ सकते हो कि अगर ऐसे लिपियाँ होगी तो किसका क्या मतलब होगा, आप बेखूबी समझ सकते हो। तो ये हेरोग्लिफिक्स लिपि है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मिस्र की सभ्यताओं की देन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। कहते अगर हम बात करें फ़राओ ने प्राचीन विश्व को महान स्मारक पिरामिड भी बनवाए। तो वो लोग जो थे काफ़ी पिरामिड भी बनवाए, जो कि काफ़ी
महत्वपूर्ण था। कहते हैं मिस्रवासी मौत के बाद ज़िंदगी पर यकीन करते थे और इसलिए उन्हें शवों को संरक्षित रखना जो विचार किया और इस संरक्षित शवों को जो है ममी कहा जाता है। पिरामिड के मृत राजाओं को जो है ममी किए गए शवों को रखने के लिए जो है मकबरों के रूप में भी बनाया गया, जिसे इजिप्ट भी कहा गया। कहते हैं उस समय ये लोग जो है आत्माओं पर विश्वास करते थे और ज़िंदगी पर भी विश्वास किया करते थे, इसलिए शवों को जो है वो लोग जलाते नहीं थे, वो जो है ममी बना के जो है पिरामिड में रखते थे। और दफनाने के कारण क्या होता था, इनके बॉडी के सारे जो है नमी ख़त्म हो जाती थी और ये नमी जो है लाखों लाखों साल तक ये लोग संरक्षित कर लिया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इनको पिरामिड के मृत राजाओं को ममी भी किया गया, शवों को रखने के लिए मकबरे का रूप भी बनाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी ज़रूरी था मिस्र की ये सारे कल्चर। आगे देखते हैं चीनी सभ्यता। अब चीनी सभ्यता में किस विशेषताओं की तरफ जो है इशारा कर रहा है, चलिए देखते हैं चीनी सभ्यता। यदि हम बात करें चीनी सभ्यता की तो कहते हैं चीनी सभ्यता में अपने आप में ही एक अलग संस्कृति थी। चीनी सभ्यता उत्तरी चीन में हुआंग हो नदी घाटी फली फूली, यानी हुआंग के नदी घाटी में ये काफ़ी विकसित हुई। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक चीन जो है शुरुआती शासक शांग शासन में एक लेखन शैली इजाज़त की गई। यानी देखा जाए तो चीन में जो है शुरुआती शासक के दौर में शांग शासक में एक लेखन शैली इजाज़त की गई। इसके काल के जो है दस्तकार विशेषतः कांस्य शिल्पी अपने काम में काफ़ी माहिर हुआ करते थे। कांस्य शिल्पी अपने काम में काफ़ी माहिर हुआ करते थे और शांग शासक के मतः अनेक अधिकारी भी हुआ करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो राजाओं के जो है राजपाट में काफ़ी मदद किया करते थे। किसान अभिजात वर्ग की खास पदार्थों की आपूर्ति किया करते थे। देखा जाए तो चाउ जो कि 1100 जो है 22 ईस्वी पूर्व में साग वंश की सत्ता खत्म कर दी। कहते हैं चाउ ने साग वंश की सत्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया 1122 ईसा पूर्व में, और उन्होंने पश्चिम की तरफ से हमला किया था और उन्हें शक्तिशाली कुलीन को समर्थन भी प्राप्त था। यानी कुलीन वर्ग को इनको समर्थन भी काफ़ी प्राप्त था, लेकिन कोई भी चाउ राजा इतना शक्तिशाली नहीं हुए। यानी चाउ राजा इतना शक्तिशाली कोई भी राजा उस समय नहीं हुआ जो पूरे राज्य को अपने काबू में रख सके। अगले 500 साल तक कुलीन सत्ता के लिए आपस में ही लड़ते रहे। कहते हैं 500 साल कम नहीं होता है सत्ता के लिए लड़ना। दूसरे कुलीनों के साथ ही उत्तर से हमला करने वाले खूंखार जो है खनावदोश कबीले ने अपनी रक्षा के लिए उन्हें मजबूत किए और चारों तरफ से दीवारों से जो है नगर बनवाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो खूंखार जो है खनावदोश कबीलों से अपनी रक्षा के लिए उन्होंने जो है मजबूत दीवार बनाया। चाउ शासन के जो है परवर्ती काल में लोहे का इस्तेमाल होने लगा, जिससे कांसा युग का समापन भी हो गया। कहते हैं ईसा पूर्व 221 ईस्वी में चीन राजा चीन के शासक बने और उन्हें कुलीनों की ताकत कुचल डाली। जो कुलीन जो पहले जो है बगावत करते थे, उनकी शक्तियों को जो है इन्होंने कुचल दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। चीन राजाओं ने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट दिया, हर एक के लिए एक शासक नियुक्त किया और उन्होंने पूरे साम्राज्य में सामान्य भाषा, सामान्य कानून, सामान्य माप तोल मापने के आदेश दिए और उन्होंने चीन के मशहूर दीवार भी बनवाई। अब देखिए चीन का मशहूर दीवार जो कि बनाया गया इसी काल के दौरान, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, चाउ राजा जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसी के समय काल में जो है वॉल ऑफ चाइना के जो दीवार है बनवाई गई। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन में ये प्रश्न आ जाता है और बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कहाँ इसका आंसर है। तो चाउ राजा ने जो है चीन के मशहूर दीवार बनवाए, जो कि हमारे अजूबों में से गिना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और क्यों बनाया गया? क्योंकि खूंखार जो खनावदोश कबीलों से रक्षा के लिए, दूसरे के हमलाओं से बचने के लिए इस दीवार का जो है निर्माण करवाया गया। चीन वंश के बाद हान जो है वंश आया यहाँ पर, यानी चीन वंश के आने के पश्चात जो है हान वंश आया और उसने 220 ईसा पूर्व साल तक चीन पर राज्य किया। 220 काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल है जिसमें इन्होंने राज्य किया। इस दौरान मध्य एशिया और फ्रांस में गुजरने वाले प्रसिद्ध रेशम मार्ग की ओर से भी पश्चिम चीनी सौदागरों ने
नियमित संबंध बना रहा था, यानी रेशमी मार्ग आपको पता ही होगा, इससे इन्होंने संबंध बनाए। चीन के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। कहते पूर्वजों और संस्कृति आत्माओं की जो है पूजा आम बात उस समय थी। और कन्फ्यूशियस नामक एक प्रसिद्ध चीनी धार्मिक उपदेशक से ही जो है सही व्यवहार प्रणाली का प्रचार प्रसार भी किया गया। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है भारत में हड़प्पा सभ्यता। देखिए भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और कहते हैं खुदाई से भी बहुत कुछ मिले हैं, लेकिन फिर भी जो है इसकी जो लिपियां हैं पढ़ी नहीं जा सकी, तो पूरी जानकारी हमारे समक्ष नहीं रहती है। लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता जो है भारतीय सभ्यताओं में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि जब इतनी विकसित हड़प्पा सभ्यता थी तो आखिर पतन कैसे हो गया इसका। तो इस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे हर एक पहलू पर, चाहे वो नगर योजना हो, चाहे वो स्नानगार हो, चाहे भोजन का भंडार हो, चाहे पतन हो। तो आपको त्रिपाण सिटी सेंटर से साथ बने रहना पड़ेगा। तो देखिए कहते हैं भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास। तो बात करें हम भारत में हड़प्पा सभ्यता के विकास को, तो कहते हैं भारत में कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी और इसके अलग बगल के क्षेत्रों में विकसित हुई। सिर्फ सिंधु घाटी में ही हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ, कई क्षेत्रों में जो है इसके प्रमाण मिले हैं कि इसका जो है विस्तृत क्षेत्र थे। और इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर जो था हड़प्पा के नाम से सभ्यता कहते हैं, यानी एक शहर था जिसको हड़प्पा कहते हैं, इसलिए इसका जो है सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उन लोगों को भी जाता है जिन्होंने इसको खोज की। दयानंद साहनी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए। इसे विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु घाटी के स्थल पर मिला था, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहचाना जाता है। देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत प्राचीन है और बहुत काफ़ी जो है महत्व भी रखता है। इस सभ्यता के नगर जो है अगर देखा जाए तो 1920 के दशक में प्रकाश में आया था, यानी देखा जाए तो मार्शल और दयानंद साहनी के जो है विशेष जो है प्रयत्नों से जो है ये 1920 के आसपास जो है इसकी खोज की गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं उन दोनों साइंटिस्टों के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में। जब पुरातत्वविदों में वहाँ खुदाई की गई तो उसमें हमें बहुत कुछ जो है जानने को मिला, समझने को मिला। अब तक हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों का पता चल चुका है, यानी देखा जाए आज के समय में तो कहते हैं हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों का जो है हमें पता चल चुका है। साथ ही इसके 3 चरणों में है जो है हम इसको विभक्त किए हैं। एक तो आरंभिक दशा थी, दूसरी प्रवृत्त अवस्था थी और तीसरा पतन काल था। ये तीनों चरण जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि आरंभिक कैसा हुआ, क्यों जो इतना सभ्यता विकसित हुई। प्रवृत्त अवस्था में यही होती है कि बीच में जो है क्या क्या इनके साथ घटित हुआ, और पतन है तो पतन का क्या कारण हो सकते हैं। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए। देखा जाए तो ये दौड़ जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और यहाँ शहरी सभ्यता काफ़ी फल फूल रही थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हड़प्पा के क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब जो है हड़प्पा में पड़ता है, मोहनजोदारो सिंध में और लोथल जो है गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और रोपड़ पंजाब में, के बनावली जो है राखी गढ़ी हरियाणा और धलावीरा जो है गुजरात में। तो ये सारे क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता के विकास के लिए। और देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदारो भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा संस्कृति की जो है बस्तियाँ उत्तर में मंडा यानी जम्मू और दक्षिण में दैमाबाद यानी नर्मदा मुहाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्र है। पश्चिम में जो है सुतकरगोदर मरकान तट बलूचिस्तान में है और पूर्व में जो है मीरपुर यानी मेरठ के निकट उत्तर प्रदेश में अलामगीरपुर है, वहाँ पर इसकी प्रमुख स्थल है। ताकि तो फैला हुआ है। और दूर जारी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में एक हड़प्पाई बस्ती की स्थापना शेरतुगाधाई में की गई थी। तो ये सारे क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे ये बात साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी हर एक क्षेत्र में फैली हुई थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का कुछ न कुछ अवशेष जो है हमें हर क्षेत्र से प्राप्त होती है।
तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विस्तृत थी और इनका जो है काफ़ी दूर तक जो है रिलेशनशिप रही होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ रखती है। उसके पश्चात अगर हम नगर योजना की बात करें तो देखिए नगर योजना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है इस समय काल में। वे लोग सुनिश्चित नगरों में रहते थे, यानी सुनियोजित, यानी एक व्यवस्थित नगरों में रहते थे। हड़प्पाई शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि मजबूत नगर दुर्ग की उपस्थिति थी, यानी यहाँ पर एक दुर्ग बनाया जाता था। दुर्ग का मतलब होता है चारों तरफ से बाउंड्री वॉल की जाती है। दुर्ग में सार्वजनिक इमारत भी होती थी। इसमें एक तो देखिए सार्वजनिक और एक निजी। निजी मतलब अपना खुद का, सार्वजनिक जो सबके लिए बनाई जाती थी। तो ये दुर्ग के अंतर्गत आता था। दुर्ग के नीचे नगर का दूसरा हिस्सा था। यहाँ आम लोगों के मकान थे, यानी एक जहाँ पर ये नगर बसाई गई थी उस नीचे दुर्ग भी बनाया गया था और नीचे जो थे आम लोगों के लिए मकान भी बनाए गए थे। नगरों में चौड़े सड़कें थी जो समकोण एक दूसरे को काटती थी। मकान ईंटों के बने हुए थे। इसका मतलब है कि उनको ईंटा का भी भली भांति ज्ञान हुआ करती थी उस समय। ज़्यादातर मकान 2 मंजिले हुए करते थे, यानी उनका जो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था फिर भी ये 2 मंजिलों तक जो है मकान का निर्माण करने में सक्षम थे। हर एक घर में कुएँ होते थे, स्नान गृह होती थी, नाली और प्रणालियाँ भी होती थी। साफ सफाई का स्तर बहुत उन्नत था, यानी देखा जाए तो वो लोग साफ सफाई में काफ़ी उन्नत पद्धतियों का उपयोग किया करते थे। खंडजे बिछी सड़कें और जो है सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था अनजानी नहीं थी, यानी प्रकाश की व्यवस्था भी की गई थी। मोहनजोदड़ो में निचले शहर में जो है निवास गृहों के अलावा दुर्ग वाले क्षेत्र में अनेक खंभे वाले विशाल हॉल भी हमें मिले हैं। अब देखिए खंभे वाले विशाल हॉल का आखिर क्या मतलब रहा होगा। यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता थी विशाल स्नान गृह, यानी देखा जाए तो इसके स्नान गृह की जो लंबाई थी वो 180 फुट थी और चौड़ाई देखा जाए तो 108 फुट। कहते हैं लंबाई चौड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रखता है। ठीक है, क्योंकि 180 फुट थी। उसमें स्नान के लिए जो इस्तेमाल होने वाला जलाशय जो है 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा थी, जो स्नान के लिए जलाशय बनाई गई थी। हड़प्पा का विशाल अनाज भंडार भी इनमें से महत्वपूर्ण था, जो कि वहाँ पर हमें खुदाई से प्राप्त हुआ। तो आप समझ सकते हो कि नगर योजना जो थी हड़प्पा सभ्यता की वो काफ़ी विस्तृत थी और काफ़ी उन्नत थी। अब देखिए हमारे समक्ष जो आया है समाज और अर्थव्यवस्था का उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो समाज भी थी और वो अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्य भी करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं हड़प्पावासी कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार और वर्जन में माहिर थे। यानी देखा जाए तो कृषि करने, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार में और वर्जन में काफ़ी वो लोगों को काफ़ी नॉलेज थी। मुख्य फसलें उस समय जो हुआ करती थी देखा जाए तो गेहूँ, जौ, राई, तिल और मटर थी, जिसका वो जो है अपने भोजन के लिए उपयोग किया करते थे। लोथर और रंगपुर में हमें धान मिली हैं। अब देखिए धान मिलने का मतलब है कि इसका मतलब वो धान से भी भली भांति परिचित हुआ करते थे और धान का जो है चावलों के रूप में सेवन किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। कालीबंगन में हमें हल की लीक के निशान मिले हैं, यानी वो हल चलाने के लिए भी काफ़ी सक्षम थे और उन्हें हल का भी काफ़ी ज्ञान हुआ करता था। उनसे पता चलता है कि वे हल का इस्तेमाल भी करते थे, यानी हल का भी इस्तेमाल को बखूबी किया करते थे और फसल काटने के लिए वो हसुआ का भी इस्तेमाल होता था। यानी जो आज के समय में गाँव में हसुआ जो है यूज़ किया जाता है, जो कि फसलों को काटने के लिए उपयोग होता है। तो इसका मतलब हर चीज़ का उनको जो है नॉलेज थी। सिंचाई कई तरीके का इस्तेमाल भी होता था। लोगों के पास रुई की जानकारी भी थी, यानी देखा जाए तो लोग सिंचाई के कई तरीके के इस्तेमाल जानते थे और लोग जो थे उस समय के उनको कपास की भी भली भांति नॉलेज थी और रुई की भी पूर्ण जानकारी थी। कहते गाय, बकरी, भेड़, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊँट और गधे जैसे जानवरों को पालतू बनाया जा चुका था। यानी इस समय के दौरान देखा जाए तो गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, सांड हो, कुत्ते हो, ऊँट हो, गधे, सभी को जो है पालतू बनाया जा चुका था उस समय। लोग अनाज में जो अनाज के साथ मछली, मांस, दूध, अंडे और फल खाया करते थे। ये इनका प्रमुख भोजन हुआ करता था। ठीक है, अनाज, मछली, मांस, दूध, अंडे और फल
उनके मुख्य भोजन के रूप में देखा जा सकता है। ज़्यादातर तांबा और कांसा के बने औजार और हथियार इस्तेमाल किया करते थे, यानी ज़्यादातर तांबा कांसा के बने औजार उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। जेवरात के रूप में देखा जाए तो जेवरात के रूप में सोना, चांदी, कीमती पत्थरें, रत्न, शंख, हाथी के दांत के बने होते थे, यानी ये जेवरात हुआ करते थे। जिसमें सोना को भी उनको भली भांति नॉलेज थी, चांदी का भी, कीमती पत्थर के बारे में भी लोग जानते थे, रत्न और शंख हाथी के दांत से बने होते थे। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है। कहते हैं हड़प्पा कल्चर सभ्यता बिल्कुल जो हमारी सभ्यता की जैसी ही थी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है, इसे बहुत ही एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहीं ये तो नहीं कि ये जो है हड़प्पा कल्चर जो हमें मिली है, कहीं आज ही समय कुछ समय पहले की स्टोरी तो नहीं थी। कहते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सारे कुछ जो है हमारे जैसे ही उनके रहन सहन थे। इवन कि घर उर का भी डिज़ाइन देखा जाए तो हमारे आज आधुनिक युग के जैसे ही है। या तो वो टेक्नोलॉजी रूप में काफ़ी विकसित थे, उनको हर चीज़ का नॉलेज था, या इसमें कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर दिख रहा है। क्योंकि जहाँ तक आप समझ रहे हो, ये आपको लग रहा होगा कि ये तो सारे चीज़ से परिचित है, जैसे कि हमारे समय काल में है और ये पुरातन सिविलाइजेशन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखा जाए अगर आगे हम बात करें दस्तकारों में, कुम्हार भी उस समय उनको भली भांति पता था, कुम्हार होते थे। बुनकर भी उनको पता है, राजमिस्त्री भी, बढ़ाई भी, लोहार, सुनार, शिल्पकार, संग तराश, ईंट बनाने वाले और ठठेरे शामिल थे। देखिए ये सारे बात जो है आज के आधुनिक युग में भी पाए जाते हैं। और 100 साल पूरा पीछे जाएं तो उस समय में भी ये सारे कुछ मिल रहा है। तो ये सभ्यता तो काफ़ी पुरानी है, कहते हैं बहुत 100 साल पुरानी है। लेकिन ये तो मैं जानता हूँ कि ये 100 साल पहले भी ये सारे कुछ हुआ करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सोचने वाली बात है कि ये सभ्यता आखिर थी कैसी। क्योंकि ये सभ्यता बिल्कुल ही जो है हमारे आज की सभ्यता की तरफ इशारा कर रहा है। यदि बात करें वर्जनीय व्यापार भी जो है महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में उस समय शामिल थे। स्थानीय व्यापार के साथ साथ जो व्यापार भी चलता था, यानी स्थानीय व्यापार के साथ व्यापार भी वो दूसरे देशों के साथ करते थे। अनेक संदेह इंगित करते थे और मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों का संबंध था। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेसोपोटामिया जो है उसी समय काल में थी और ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ उनका काफ़ी अच्छा संबंध था। वो सोना, राग, तांबा जैसी धातुओं का और अनेक प्रकार के रत्नों को आयात करते थे और निर्यात में कृषि उत्पाद, सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत के बने चीज़ें को जो है लाते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि देखिए सोना हो, रागा हो, तांबा हो जैसे धातु हम भी परिचित है, वो भी परिचित थे। कृषि उत्पाद में जो है सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत काफ़ी महत्वपूर्ण थे और आधुनिक युग में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखा जाए तो ये सभ्यता कितनी विस्तृत थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। देखा जाए तो हड़प्पा के जो है मिट्टियों के बने मोहरों का इस्तेमाल सभ्यता वर्जनीय उद्देश्य के लिए करते थे। यानी मोहरों में हमें जो प्राप्त हुई है मिट्टी की बने मोहरें हमें मिली है। मोहरों का मतलब होता है रुपीस, पैसा। तो ये हमें उस समय मिली है, जो कि कहते थे कि उद्योग के विकास के लिए यूज़ की जाती थी। समाज वर्गों में विभाजित था। नगर दुर्ग की मौजूदगी शासक वर्ग के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई जगह तो ये बात लिखी गई है कि उनमें जो है राजा उजा नहीं हुआ करते थे। लेकिन अगर राजा नहीं हुआ करते थे तो उन्होंने दुर्ग क्यों बनाए थे, और दुर्ग के ऊपर जो है एक राजमहल जैसा क्यों व्यवस्था बनाई गई थी, और जब बाकी नागरिक थे वो नीचे वाले क्षेत्र में क्यों रहते थे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस समय के लिए। तो आप समझ सकते हो कि उस समय नगर दुर्ग थी और नगर दुर्ग की मजबूती शासक वर्ग के अस्तित्व का तरफ इशारा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें संभवतः पुरोहित भी शामिल हुआ करते थे समाज में अनेक अलावा सौदागर, दस्तकार और आम लोग, लेकिन हमें इसके बारे में ठीक ठीक पता नहीं चला है। और नहीं चलने का कारण सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय की लिपि जो है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। उसके पश्चात आता है धर्म और संस्कृति। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत धर्म और संस्कृति किस प्रकार की थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आपको मैं बता दूं कि मातृ देवी हड़प्पा वासियों के बीच बेहद लोकप्रिय प्रतीत होती है, क्योंकि खुदाई से हमें मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। तो इसका अर्थ है कि हड़प्पा वासियों के बीच जो है मातृ देवी की मूर्तियां काफ़ी लोकप्रिय होती थी और मातृ देवी की मिट्टी की बनी जो है मूर्तियाँ भी मिली है, यानी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ भी हमें मिली है। तो इसका मतलब है कि मातृ
देवी की है जो है वो पूजा पाठ किया करते थे। मोहनजोदाड़ो में एक पुरुष देवता भी मिला है जिसे शिव यानी पशुपति का आदि रूप भी कहा जा सकता है। यानी एक हमें और भी मोहनजोदाड़ो में जो है एक और भी स्टैचू मिली है, एक बना हुआ मिला है जो कि काफ़ी पुरुष देवता की तरफ इशारा करता है, जिसे शिव यानी पशुपति के नाम से जाना गया। उसे एक जो है मोहर पर पशुओं के घिरे योग की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया। तो कहते हैं मोहर में है, मोहर मतलब पैसे जो बनाए गए थे उस समय, उसमें पशुओं के धीरे योग की मुद्रा में बैठा हुआ नज़र दिखाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। लिंग पूजा और वृक्ष और जरा मतवाद भी प्रचल थे। यानी उस समय देखा जाए तो लिंग की भी पूजा की जाती थी, यानी में जो है लिंग की पूजा की जाती थी और पुरुष और जरावाद का प्रसंग में थे। विभिन्न स्थलों पर मिले तावीलों और अनजंतर आत्माओं तथा उसके विश्वास की तरफ इशारा करता है। यानी देखिए तावीज़ और जो है जंतर आत्माएं, ये सारे के सारे बात जो है वो अंधविश्वास की तरफ इशारा करता है कि वो अंधविश्वास को भी बिलीव करते थे। यानी जावे टोना में भी उनको विश्वास पूरा पूरा होता था। हड़प्पा वासियों ने उच्च स्तरीय तकनीक की चीज़ें हासिल भी की। उन्होंने नगर अभियांत्रिक और चिकित्सा जो है माप तोल और स्वच्छता की जानकारी भी थी। वे जानते थे, वे एक लिपि का प्रयोग करते थे जिसे अभी तक नहीं समझा जा सका। यानी वो लिपि ही है जिसको अभी तक जो है पढ़ा लिखा नहीं जा सका, क्योंकि बहुत बड़ी जो है आने वाला समय में शायद कोई हो जिसे पढ़ सके, लेकिन पढ़ने के बाद ही हमें हड़प्पा सभ्यता की वास्तविकता का जो है उजागर देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता इतनी विस्तृत थी तो आखिर इसका पतन होने के सबसे पीछे वजह क्या रही होगी। यह कहना कठिन है कि ठीक ठीक किन कारणों से सभ्यता का जो है पतन हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि आर्य के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता खत्म कर डाला होगा। यानी आर्य जो थे वो आए तो हड़प्पा सभ्यता का जो है ख़त्म हो गया, यानी युद्ध हुआ होगा जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व जो है हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन संदेह में प्रतीत होता है क्योंकि आर्य के भारत आने से सदियों पहले इस सभ्यता का पतन हो गया था। अब देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इम्पोर्टेंट बात है कि हड़प्पा कल्चर के जो है पतन हो गया, यानी संदेह है कि प्रतीत होता है कि आर्य का भारत आने से सब पहले ही जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था। तो इसका मतलब ये बात तथ्य गलत है कि आर्य के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, ये तथ्य बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आर्य के आने से पहले ही हड़प्पा सभ्यता का जो है खत्म हो गया था। प्राकृतिक आपदाएं इस सभ्यता का पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण पड़ती है। ये बात मानने योग्य है कि प्राकृतिक आपदा ने जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है विनाश किया होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात बताया गया है। बार बार बाढ़ आने से नदियों की जो है सूखना, मिट्टी की गुणवत्ता में हर्ष, लकड़ियों में लगातार इस्तेमाल से जंगलों का जो है सफाया, भूकंप, अवशिष्ट रेगिस्तान के फैलाव संभव, इस सतह पर भूमिका निभाई होगी। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात यही आता है कि हो सकता है कि नदी में बार जो है बाढ़ आ जाने की वजह से वो लोग वहाँ से पलायन कर गए होंगे, या ये भी हो सकता है कि मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाने के कारण वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ के चले गए होंगे। तो प्रश्न बहुत है बट आंसर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आपको इस तरह आंसर भी करने की आवश्यकता है। ठीक है, लकड़ियों के लगातार यूज़ करने की वजह से जो है काफ़ी देखा जाए तो सब हो गया, भूकंप, अपवशिष्ट रेगिस्तान फैलाव संभव इस सभ्यता के पतन का मुख्य रहा होगा। और भूकंप को भी सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि भूकंप के साथ कारणों से जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ की राय में मेसोपोटामिया से हो रहे समुद्री व्यापार में गिरावट की भी इस सभ्यता का पतन का मुख्य कारण रही होगी। अब देखिए कहते हैं ना, जैसे व्यक्ति वैसा उसका विचार, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो ये कई कारण हो सकते हैं, जैसे सूखा पड़ना, उर्वरकता में हर्ष, भूकंप आ जाना, बार बाढ़ आना। तो इन कारण को ही हम मेन बना सकते हैं, ठीक है, या प्राकृतिक आपदा को भी हम बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम आक्रमण की बात करें तो आक्रमण तो पहले ही झूठी बात हो चुकी है कि हड़प्पा कल्चर जो है पहले ही ख़त्म हो गया था आर्य के भारत में आने से पहले ही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सभ्यता के पतन के साथ ही जो है साक्षर एवं शहरी जीवन भारत में 1000 साल से अधिक समय के लिए लुप्त हो गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अगला जो टॉपिक आया है लोह युगीन समाज। देखिए जब लोहे का विकास हुआ तो कहते हैं लोहे के विकास ने समाजों को जो है कई रूपों में बदल के रख दिया, और जो समाज पहले कुछ ही चीज़ों पर आश्रित थे
आज जो है लोहे की बहुलता के कारण उनका जीवन आसान तो हुआ ही हुआ, प्लस वो हर चीज़ करने में सक्षम हो गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था लोह युगीन समाज। और लोह युगीन समाज जो थी काफ़ी समृद्ध भी हुई और काफ़ी तरक्की भी किया। इसी पे हम प्रकाश डालने जा रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न समय कालों में जो है लोह युगीन समाज का क्या अस्तित्व था और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। तो हर एक क्लास के बच्चे जिनको लोह युगीन समाज के बारे में होगा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें। देखा जाए अगर हम लोह युगीन समाज की बात करें तो कहते हैं लोह युग का जो है मतलब वह समय है जब लोहे का उत्पादन बड़े पैमानों पर शुरू हो गया। यानी लोह युगीन समाज का अर्थ ही यही होता है कि लोहे का जो है यहाँ पर धड़ल्ले से उपयोग किया गया होगा और इसका आम इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि आम इस्तेमाल होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की तरफ इशारा करता है। और यह करीब 3000 साल पहले आरंभ हुआ। देखिए देखा जाए तो 3000 साल पहले लोहे का जो है प्रयोग जो है अस्तित्व में आया और लोह युग अलग अलग जगहों में विभिन्न विभिन्न समय पर आया। देखिए इसमें तो जनरली सी बात है, आज आधुनिक युग में भी ऐसे देखने को मिलता है कि कोई चीज़ की खोज हो जाती है पहले, उसके बाद जो है दूसरे देशों तक पहुंचती है। तो पुराने समय में भी यही बात जो है आती है। कहते हैं इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन ला दिए, यानी काफ़ी परिवर्तन जो है मनुष्य के जीवन में ये ला दिया। लोहा तांबा और कांचा से बहुत सस्ता और मजबूत था, क्योंकि देखिए लोहा जो है काफ़ी सस्ता पड़ता है तांबे और कांचे से, इसलिए जो है लोहा का उपयोग हर क्षेत्र में आज के समय भी देखने को मिल गया है। लोहे के औजारों ने हमारे पूर्वजों को जंगल साफ करने और कृषि के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन हासिल करने को मदद भी की और इस तरह कृषि उपज में खासी वृद्धि भी की गई। तो लोहे का उपयोग जो था इंसानों के जीवन में एक नई जो है बदलाव आ गई। यदि बात करें लोहे के इस्तेमाल से परिवहन और संचार पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो है लोहे के इस्तेमाल और के कारण परिवहन और संचार में ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। लोहे के हल और औजार के इस्तेमाल से पहिए और भी मजबूत हो गए। जहाँ पर मिट्टियों के बने या लकड़ियों के बने पहिए यूज़ हो रहे थे, अब के समय जो है लोहे का बना हुआ पहिया इस्तेमाल में आने लग गया। नाव और पोत बनाने में लोहे के किलों और चादरों का व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने लग गया, यानी नाव भी बनाई गई इससे और इससे जो है किलो का भी बेखूबी प्रयोग हुआ। व्यापार और वाणिज्य भी काफ़ी फला फूला, यानी व्यापार और वाणिज्य काफ़ी फला और फूला, क्योंकि आपको पता है कि नाव का विकास हो जाने के कारण ये दूर दराज के इलाकों में जाने में ये सक्षम हो गए और यह व्यापार खुशहाली ले लाया। यानी लोहे की खोज ने बहुत जो इंसानों के जीवन में परिवर्तन करके दिखा दिया। नए हथियार भी इस युग की देन है, यानी नए नए हथियार भी इसी युग में जो है बनाए गए। भारी तलवार, तेग, लोह कवच, भाले और बल्लम ने युद्ध का जो है तौर तरीका भी काफ़ी हद तक बदल दिया। यानी लोहे के उपयोग ने जो है काफ़ी जनजीवन को बदल के रख दिया। लोह युग जो है वैदिक प्रगति का भी दौर था। लोह युग में वैदिक प्रगति का भी दौर था। उस दौर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास वर्णमाला की शुरुआत थी। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। कहते हैं लोह युग में ही अल्फ़ाबेट का जो है शुभ आरंभ हुआ। ये काफ़ी यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि वर्णमाला का जो है उत्पत्ति किस युग में हुई। तो आपको इतना याद रखना है, लोह युग में जो है वर्णमाला का शुभ आरंभ किया गया और इसने पुरानी जो है लिपि प्राधानिक लिखावट की जगह ले ली। क्योंकि पहले उस समय अगर हमने देखा भी था कि अक्षरों को चित्र से जो है अंकित किया जाता था, लेकिन अब अल्फ़ाबेट से जो है अंकित किए जाने लग गया। फिनोसियाइसियों ने 22 अक्षरों वाली वर्णमाला विकसित की। यानी किसने, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फिनिशियाइयों ने 22 अक्षरों वाली पहली वर्णमाला विकास की और यह युग अधिक बड़े स्तर पर राज्य के निर्माण का भी साक्षी रहा। यानी राज्यों का निर्माण भी इसी समय काल में देखने को मिलता है। जो सभ्यता लोह युग में फली व देश थे, जैसे कि आपको पता ही होगा उस समय जो फली फूली वो थी ग्रीस, रोम,
पर्सिया और भारत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय में। देखिए, ग्रीस, रोम और पर्सिया के साथ भारत भी इसमें सम्मिलित है और यह सभ्यता पूर्व युग से कहीं ज़्यादा विकसित और संपन्न थी। उसके पश्चात आता है यूनानी सभ्यता। कहते हैं यूनानी सभ्यता भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि लोगों के बाद जो है यूनानी सभ्यता का ही काफ़ी विकास हुआ। यूनानी सभ्यता करीबन 2000 साल पहले कुछ समय बाद यूनान में विकसित हुई थी। तो देखिए, 2000 साल पहले यूनान में विकसित हुई थी, कोई बड़ी लंबी समय काल नहीं दर्शाई गई है। यूनान में अनेक स्वतंत्र नगर राज्य उभरे, यानी यहाँ देखा जाए तो अनेक स्वतंत्र राज्य का जो है अस्तित्व आई, जो एक उल्लेखनीय शासन प्रणाली के रूप में विकसित थी। यानी उस समय शासन प्रणाली भी काफ़ी विकसित हुआ करती थी। नगर राज्यों का विकास यूनानी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता थी। यानी नगर राज्यों का विकास होना यूनानी सभ्यता की एक अनूठी विशेषताओं में गिनती की जा सकती है। हर एक नगर जो है सुरक्षा के लिए दीवारों से घिरा होता था। यानी हर एक नगर जो थी चारों तरफ दुर्ग बनाए गए थे और अंदर की किसी पहाड़ी पर किला होता था। यानी नगर के अंदर एक पहाड़ी थी, उस पे एक किला बनाई जाती थी, जिसे एकोपेलिया कहते थे। यानी इसको नाम क्या दिया गया? एकोपेलिया। यूनानी नगर राज्यों में सबसे प्रसिद्ध जो तो था एथेंस और स्पार्ट थे। एथेंस धनी और सुसंस्कृति था। एथेंस जो थे धनी और सुसंस्कृतिक था और एथेंसवासियों ने लेखक, दार्शनिक, कलाकार और चिंतक शामिल थे। यानी देखा जाए एथेंसवासियों में जो थे लेखक सम्मिलित थे, दार्शनिक सम्मिलित थे, कलाकार और चिंतक सारे के सारे इसमें सम्मिलित थे। समाज जो उस समय था गुलाम श्रम आधारित समाज था। यानी गुलाम भी उस समय खरीदने और बेचने की प्रावधान थी। तो गुलाम श्रम आधारित समाज उस समय हुआ करता था। लेकिन नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। यानी हर एक नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होना काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। कहते हैं पूरे यूनान में स्पार्ट की सेना सबसे अच्छी थी उस समय और यह युद्ध कौशल का एक प्रशिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ उस समय माना जाता था। वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं था। स्पार्ट जो है लगभग किसी सैनिक शिविर के समान ही था, जहाँ हर एक में अपने वरिष्ठ की आज्ञाकारिता की जो है उम्मीद की जाती थी कि हर कोई जो है अपने वरिष्ठ की जो है आज्ञा का पालन करे। एथेंस स्पोर्ट में खासी प्रतिद्वंद्विता थी। यानी काफ़ी उनमें प्रतिद्वंद्विता लगी रहती थी। लेकिन दरियस प्रथम और जर्जस की जो है ताकतवर ईरानी सेना ने से दोनों साथ साथ लड़े भी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एकता का परिचालक था। पेरिकलिस का दौर एथेंस के लिए स्वर्ण युग था, लेकिन पैंथरस और स्पार्ट के बीच 27 साल तक चले पेलोपोनेशियाई युद्ध में एथेंस की हार हो गई। देखिए 27 साल तक जो है पेलोपोनेशियाई में युद्ध हुआ और एथेंस के उस समय हार हो गई। प्राचीन यूनानी कला, विज्ञान, साहित्य और मूर्ति कला में अग्रणीय थे। यानी देखा जाए तो यूनानी जो थे कला, विज्ञान, साहित्य और मूर्ति कला में काफ़ी जो है उनके पास नॉलेज थी। इसलिए यूनान का जो है पश्चिमी सभ्यता की जन्म स्थल कहते हैं। यूनान का पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थल माना जा सकता है। सुकरात और अरस्तु महान दार्शनिक थे उस समय। सुकरात, अफलातून और अरस्तु महान दार्शनिक थे। उनके ग्रंथों का अब भी अध्ययन किया जाता है। और हेरोडोटस और यूसिडाइटिस प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ करते थे। यानी यूसिडाइटिस प्रसिद्ध जो है इतिहासकार थे। और आर्किमेडीज और एरिस्टाकस और डेमोक्रिटस महान वैज्ञानिक थे। देखिए आर्किमेडी का जो सिद्धांत आप पढ़ते हो, द्रव्य वाली सिद्धांत जो होती है कि प्रत्येक वस्तु ऊपर की तरफ बल लगाती है, वो इसी समय काल में दिया गया। यानी आर्किमेडीज, एवरेस्ट और महान वैज्ञानिक उस समय थे। स्क्वाइलस और एफोकालिस और सिरोटोफेनीज नाटककार थे। यानी नाटकीय में इनका काफ़ी महारत हासिल हुआ था। और मुहम्मद मशहूर जो है महाकाव्य इलियड और ओडिसी का जनक थे। यूनानियों का वास्तुकला में भी काफ़ी महारत हासिल थी। यानी वास्तुकला में देखा जाए
तो काफ़ी वो प्रवीण थे। उन्होंने अनेक सुंदर मंदिर और महल भी बनवाई, जो कि उस समय का एक महत्वपूर्ण नमूना था। यूनानी मूर्तिकला ने जो है मानव शरीर की जो है बारीकियों के बड़ी जीवांत के साथ उदय करा। देखिए काफ़ी जीवांत के साथ, यानी कहते हैं बहुत ही सुंदर उस समय जो था मूर्तिकला का नमूना था। नाटक और संगत भी काफ़ी फले फूले। ईसा पूर्व 776 यानी 776 में शुरू हुए ओलंपिक खेल जो ओलंपिया नामक जगह पर हर साल पर आयोजित किए जाते थे उस समय। यानी ओलंपिक सोचिएगा कि आज का समय की देन है, तो ये गलत है। ये कई ईसा पूर्व जो है 736 ईस्वी में ओलंपिया की नामक जगह पर ओलंपिक का जो है खेल की आयोजित की जाती थी। खेल और एथलेटिक्स देवताओं के राजा जीसस के समान में होते थे। यूनान अनेक देवी देवताओं पर विश्वास किया करते थे और हर एक नगर का जो है अपना संरक्षक देवता या देवी हुआ करती थी। माना जाता था कि ये देवी देवता ओलंपस पर्वत पर वास करते हैं। यानी उस समय भी इस तरह का विश्वास जनता में विद्यमान थी। ये यूनानी उपनिवेशवाद मुख्य भूमि में सुदूर नई जगहों पर बसे, तो इन्होंने यूनानी जीव शैली जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फैली। यूनानी सौदागर काला सागर और उत्तरी अफ्रीका तट तक पहुंच गए। यूनानी सौदागर जो थे, सौदागर का मतलब होता है सामानों खरीदने वाले, काला सागर और उत्तरी अफ्रीका के तट तक पहुंच गए। और किसान मुख्यतः उस समय अंगूर, तैजून और खाद्यान्न उपजाया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसल हुआ करते थे उस समय किसानों के लिए। शराब और जैतून का तेल उनके जो है महत्वपूर्ण उत्पाद थे। यानी उस समय देखा जाए तो कृषि के अंतर्गत शराब भी जो है बहुत काफ़ी चलती थी और जैतून का तेल भी इस्तेमाल की जाती थी। यूनानी नगर प्रशासन एवं संस्कृति आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। यूनानी नगर जो थे प्रशासन तथा सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। देखा जाए तो एक समय यूनानियों ने विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लिया था। एक समय ऐसा भी था कि यूनानियों ने विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। और मकदूनिया के सिकंदर ने, जिसे इतिहास में सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरे विश्व को जीतने के लिए चला था, यूरोप के बाहर जाकर सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि मध्य एशिया तथा पूर्वी भारत के हिस्सों को भी जीत लिया। अब देखिए कितना बड़े क्षेत्र को जो है सिकंदर ने जीत लिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इस तरह यूनानी विचार और शिक्षाएं दूर तक फैल गई, क्योंकि यूनानी विचार शिक्षाएं, क्योंकि आप देखा जाए सिकंदर ने कहते एक क्षेत्र को नहीं जीता, कहते यूरोप के बाहर जाकर इसने सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान और मध्य एशिया और पूर्वी पश्चिम भारत के हिस्सों को भी जीत लिया। तो देखा जाए जैसे उसने जीता तो उसके विचारधारा जो थे और शिक्षाएं दूर तक फैल गई। और सिकंदर देखा जाए तो 33 साल छोटी सी उम्र में ही मर गया। कहते हैं इतने छोटे उम्र में इसने इतने क्षेत्रों को जीतना आम बात नहीं था। और उसके बाद उसका साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में खंडित हो गया और बाद में रोमवासियों ने यूनान पर कब्जा कर लिया। यानी रोमन वासियों ने जो है यूनान पे कब्जा कर लिया और इस तरह जो है यूनान का जो है विघटित हो गई। तो कहते हैं सिकंदर की बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर महत्वाकांक्षा था। उसके पश्चात है यूनानी के जो है अंत के बाद रोम साम्राज्य का जो है उदय हुआ। कहते हैं रोम नगर मध्य इटली में टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ था। टाइबर नदी जो है रोम बसा हुआ था टाइबर नदी के ऊपर। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोम नगर किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, तो इटली में टाइबर नदी के तट पर। रोम नगर मध्य इटली में टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम वासियों ने एक गणराज्य की स्थापना की जो 510 ईसा पूर्व में था। यानी एक रोम वासियों ने गणराज्य की स्थापना किया जो करीबन 510 ईसा पूर्व था। रोम गणराज्य का संचालन सीनेट करता था। सीनेट, ठीक है, सीनेट उस समय मुख्य जो है रोम गणराज्य का संचालक हुआ करता था, जो बुजुर्गों का समूह था। यानी इसमें सीनेट में जितने भी व्यक्ति थे सारे के सारे बुजुर्ग हुआ करते थे, वो सीनेटर कहलाते थे। यानी उनको जो है बुजुर्गों को सीनेटर के नाम से जाने जाते थे। और यह नेतृत्व के लिए हर साल
दो सभा जो है परिषद चुनती थी, यानी साल में दो सभाएं होती थी। कहते ईसा पूर्व 200 तक जो है रोम इटली के प्रमुख शक्ति बन चुका था। ठीक है, रोम इटली के प्रमुख शक्ति उस समय बन गया था और उसने जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के नियंत्रण के लिए कार्जल जैसे प्रतिद्वंद का जो है प्रस्त कर दिया। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कार्थेज जैसे प्रतिद्वंदी को इसने जो है प्रस्त करके रख दिया। पूर्व रोमन साम्राज्य में 3 वर्ग थे, यानी 3 वर्ग में वो बटा हुआ था। एक थे पैट्रिशियन यानी कुलीन, प्लेबियन यानी अमाजन और गुलाम, यानी कुलीन, अमाजन और गुलाम, ये 3 कैटेगरी में जो थे समाज बटे हुए थे। रोम अर्थव्यवस्था गुलाम श्रम पर आधारित थी। रोम जो थे अर्थव्यवस्था गुलाम श्रम पर आधारित थी। धनी रोम गुलाम रखते थे, जो धनी लोग हुआ करते थे वो गुलाम अपने साथ रखते थे और इन गुलामों को अक्सर जो ग्लेस्टियर युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, जो गुलामों और जंगली जानवरों के बीच लड़ा जाता था। रोम में अनेक गुलाम विद्रोह भी हुए। आपको पता है गुलाम का प्रावधान उस समय काफ़ी प्रचलित थी। उनमें से एक नेतृत्व स्पार्टकस यानी 74 ईसा पूर्व में किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। रोम एक गणराज्य था और इसके बावजूद ताकतवर और प्रभावशाली नेता सत्ता के लिए लड़े। जूलियस सीजर ऐसा ही एक नेता था, यानी देखा जाए जूलियस सीजर एक ऐसा ही नेता था, काफ़ी प्रभावशाली और ताकतवर भी था, जिसने ज़बरदस्त शक्ति जमा कर ली थी और तनाशाह बन बैठा था। विरोधियों ने सीजर की हत्या करवा दी और रोम में जो है गृह युद्ध छिड़ गया। युद्ध के बाद अगस्टस सीजर रोम का पहला साम्राज्य बना। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, युद्ध के बाद अगस्टस सीजर रोम का पहला सम्राट बना। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में उस समय बट गया था। रोम साम्राज्य जो था 3 मुख्य रूप में महाद्वीपों में बटा था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ये फैल गया था। अगस्टस के शासनकाल में महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था अगस्टस के शासनकाल में, महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ और उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार शुरू कर दिया और उनके अनुसार सभी नर नारी ईश्वर का संतान है। यानी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा दिया कि नर नारी जितने भी हैं सब एक ही ईश्वर का संतान है। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से जो है मोहब्बत करना सिखा दिया और उनके निधन के बाद ईसा के अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को आम लोगों के बीच में फैलाना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखिए यहाँ पर जो आपको चित्र भली भांति नज़र आ रहा होगा वो रोम साम्राज्य के जो है अवशेष है। हमें इससे पता लगता है कि रोम साम्राज्य हुआ करती थी, क्योंकि ये जो है रोम साम्राज्य का अवशेष है। एक बहुत बड़ा हॉल को ये प्रदर्शित कर रहा है और कुछ पार्ट जो है टूटे हुए भी है। तो ये रोम साम्राज्य का कुछ अवशेष हमें आज भी जो है संरक्षित किया गया है और इन क्षेत्रों में ये देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जब रोम साम्राज्य अपने शिखर पर था तो वह पूर्व में जो है मेसोपोटामिया से लेकर पश्चिम में गाल और ब्रिटेन तक फैला हुआ था। पूरे साम्राज्य में लोग रोम जीवन शैली अपनाते थे, यानी पूरे साम्राज्य में लोगों की जो जीवन शैली होती थी और रोम पे आधारित हुआ करती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर तरफ स्नान गृहों, मंदिरों, महलों और थिएटरों के जो है सुशोभित नगर बसाया गया था। यानी हर क्षेत्र में जो है सभी चीज़ों का प्रावधान होना बहुत महत्वपूर्ण था। ग्रामीण इलाकों में रोमन वासियों ने विशाल और आरामदेह फार्म हाउस भी बनवाए थे। देखिए आरामदायक फार्म हाउस आज के समय में भी बनाए जाते हैं, जो विला के नाम से उस समय काफ़ी प्रचलित था। रोम के शासक विजय परेड, धार्मिक समारोह और खेलों की अध्यक्षता किया करते थे। यानी रोम के शासक विजय परेड और धार्मिक समारोह और खेलों की अध्यक्षता करते थे, जो काफ़ी महत्व रखता है। ग्लेडिएटर्स की लड़ाई, रथों की दौड़ और थिएटर्स आम मनोरंजन के लिए उस समय काफ़ी विकसित थी। रोम साम्राज्य अनेक प्रांतों में उस समय विभाजित हो रखा था। हर प्रांत का शासन एक गवर्नर करता था और उसके महतात अनेक अधिकारी हुआ करते थे। यानी उसके नीचे बहुत से अधिकारी होते थे, जैसे आज के समय भी होता है, जो शासन के विभिन्न मामलों की देख रेख करते थे।
रोम की सेना की मुख्य युद्धक शक्ति लीजन या सैन्य दल था। हर एक लीजन में एक कमांडर के मतहल 5,000 सैनिक हुआ करते थे। रोम का साम्राज्य सम्राट की इच्छा पर चलाया जाता था, लेकिन उनके ताकत कदामोदार सेना पर ही हुआ करता था। लेकिन जनरल आमतौर पर कमज़ोर सम्राट का जो है तख्ता पलट कर देते थे। जनरल जो होते थे, जैसे कि पाकिस्तान में हमेशा देखने को मिलता ही है कि सैनिक जनरल जो होते थे आम तौर पर साम्राज्य का जो है तख्ता पलट कर देना उस समय एक आम बात हो गई थी। वर्ष 300 जो है 95 ईसा पूर्व तक बेहतर शासन के लिए विशाल रोमन साम्राज्य के 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा राजधानी बाइजेंटियम्स जो है बर्बर हमले में 476 ईसा पूर्व के चलते पश्चिमी भाग के पतन के बाद भी काफ़ी हद तक बना रहा। सम्राट कस्टोनाइटस और बाइजेंटियम्स को एक नया नाम जो है कस्टोनियापल दिया गया और यह पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत का केंद्र और बाइजेंटाइन सम्राट की राजधानी बन बैठा, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। उसके पश्चात है ईरानी सभ्यता। देखिए, ईरानी सभ्यता भी उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थी। लो युग में फारस यानी आधुनिक इराक, आज के समय में ये इराक के नाम से भी जाना जाता है, में आर्य कबीले हुआ करते थे। मीडिस नामक उनकी एक शाखा देश के पश्चिमी हिस्सों में रहती थी। एक दूसरी शाखा दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में रहती थी और फारसी भी कहलाती थी। मीडिस ने एक जो है शक्तिशाली राज्य की स्थापना किया, जिसमें ईरान का विशाल इलाका उसमें सम्मिलित था। पहले फारसियों को भी उनका प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा और फारसी राजाओं में से एक साइरस ने 550 ईसा पूर्व में फारसियों की जो है एकात्मबंध भी किया और मेडिस के जो है पराजित कर एकोमेनिया साम्राज्य की स्थापना की। उसने एक जो है ताकतवर सेना संगठित किया और एक एक करके बेबीलोन, असीरिया और एशियाई माइनर्स को जीत लिया। दारा प्रथम ईरान का महानतम सम्राट था। दारा जो था प्रथम ईरान का महानतम सम्राट था और उसका साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर भूमध्य सागर के पूर्वी छोर तक फैला हुआ था और उसने पेलोपोलियस की अपनी राजधानी जो 518 ईसा पूर्व बनाया था। एकोमेनियस वंश के इस साम्राज्य के जो है शासनकाल में ईरानी कला, वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास काफ़ी फली फूली और उसने एक शक्तिशाली जो है नौसेना का संगठन भी किया। तो ईरानी सभ्यता काफ़ी उस समय महत्वपूर्ण थी इन सभी चीज़ों के विकास के अंतर्गत। फारसी साम्राज्य योग्य शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य से जो है प्रांतों में जो है विभाजित किया और जिनका प्रशासन सशक्त यानी श्रापट कहते थे। फारसी अच्छे सैनिक थे और उनके पास मजबूत घुड़सवार सेना तथा नौसेना भी हुआ करती थी। उनके पास लोहे के हथियार भी बेखूबी थी। हालांकि सिकंदर महान ने उन्हें परास्त कर दिया था और 331 ईसा पूर्व, लेकिन फारसियों का जो है खात्मा नहीं हुआ उस समय। पथियाई और सासनीय साम्राज्य के तहत उनकी सभ्यता और संस्कृति काफ़ी उस समय फली फूली रही, लेकिन अंततः 7वीं सदी ईसा में अरबों ने उन्हें जीत भी लिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो हिंद और आर्य की तरह फारसी पहले संस्कृति की शक्तियों की जो है पूजा किया करते थे और वो देवता और आकाश देवता और अन्य देवताओं को भी मानते थे। सूर्य देवता उनकी प्रथम थी, आकाश के देवता भी उनको मानते थे और वे आग के पवित्रता का भी प्रतीक मानते थे। वे आग से जुड़े कर्मकांड भी करते थे और पशुओं की बलि भी उसके समय दिया करते थे। बाद में एक धार्मिक उपदेशक जो है जरूगुप्त ने उन्हें सिखाया कि तमाम देवताओं से ऊपर हहुद मज़द है, वह स्वर्ग और प्रकाश का मालिक है जो लोगों को ताकत और ऊर्जा देता है। कहते हैं जरूगुप्त के मुताबिक जीवन जो होती है अच्छाई, यानी अच्छाई जो है प्रकाश का प्रतीक है और बुराई जो है अंधकार का प्रतीक है, कि एक बीच में संघर्ष चलता ही रहता है। और फारसियों का पवित्र ग्रंथ जेंदर अवेस्ता कहलाती है, यानी जैन अवेस्ता जो है फारसियों का पवित्र ग्रंथ कहलाती है। यदि आगे हम बात करें भारत में वैदिक काल, देखिए भारत में किस प्रकार की जो वैदिक काल हुए और वैदिक काल में देखा जाए तो किस किस चीज़ का जो है उदय हुआ और क्या महत्वपूर्ण था।
तो इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र डालेंगे। तो आप इसी तरह बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। तो देखा जाए भारत में वैदिक काल, तो वैदिक काल किस प्रकार की थी? कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत वैदिक युग से ही होती है। यानी नए जो है चरण की शुरुआत देखा जाए तो मैक्सिमम वैदिक युग से ही हुई है, जिसका आरंभ करीब जो देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों के आगमन से ही हुआ। यानी भारत में आर्य के आगमन से ही वैदिक काल का जो है शुभ आरंभ हुआ। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कई भी एग्जाम के अंतर्गत। और यह युग लगभग 1000 वर्ष का था। यानी 1000 वर्ष का जो है ये युग माना गया वैदिक काल, जिस दौरान कई आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन देखने को हमें समाज में मिले। आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, इसलिए वैदिक युग को जो है बराबर अवधि के 2 कालों में विभाजित किया गया जाता है। एक पूर्व वैदिक काल है का नाम दिया गया और दूसरा जो था उत्तर वैदिक काल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। यदि हम बात करें पूर्व वैदिक काल की, तो जो कहते हैं पूर्व वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः हमें जो है ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद में जो है पूर्व वैदिक काल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है गिवन है, जो कि प्रथम वेद माना गया है। यानी आपके लिए यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो है प्रथम वेद कौन से हैं। तो प्रथम वेद जो है ऋग्वेद है। और ऋग्वेद जो है किस काल अवधि में थी? तो पूर्व वैदिक काल में इसका जो है मुख्य विशेषता मिली है। और इस काल के लिए जब वैदिक कबीले पंजाब, अफगानिस्तान सहित भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम भाग में रहते थे। हमारे पास कोई खास जो है प्राथमिक प्रमाण इसके नहीं है, लेकिन कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। यह शायद इसलिए है क्योंकि ये पूर्व वैदिक लोग प्रायः घुमंतरू जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी ये जो होते थे घुमंतरू होते थे, एक जगह टिक के अपना जीवन यापन नहीं करते थे, समय के अनुसार वो घूमते ही रहते थे और किसी एक जगह पर लंबे समय के लिए नहीं टिकते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूर्व वैदिक काल के लोग जो होते थे घुमंतरू किस्म के होते थे। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर ही आधारित होती थी। यानी वो पशुपालन करने में काफ़ी सक्षम थे। मवेशी पालन आजीविका का मुख्य साधन हुआ करता था उस समय, किंतु घोड़ों, बकरियों और भेड़ों का भी काफ़ी उस समय महत्व था। यानी उस समय घोड़े, बकरियों और भेड़ों का काफ़ी उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। थोड़ी बहुत खेती भी की जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। समाज की इकाइयाँ भी परिवार, कुल और कबीला जन के रूप में उस समय विद्यमान थी। जाति प्रथा उस समय नहीं थी, क्योंकि जाति प्रथा होने का यहाँ पर हम कोई संकेत हमें नहीं मिला है। कबीलों का मुखिया राजा कहलाता था और देवी देवताओं की पूजा भी की जाती थी, जिसमें सबसे प्रमुख जो उस समय देवी देवता होते थे पूर्व वैदिक काल में वो इंद्र होते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एग्ज़ाम भी से, कोई भी एग्ज़ाम भी से इम्पोर्टेंट है कि पूर्व वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे। तो इसका साफ आंसर है इंद्र थे। ठीक है ना, यानी जो है इंद्र देवता को जो है पूजा की जाती थी, जो रेन के लिए उत्तरदायी होते थे। उसके पश्चात आता है उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें काफ़ी अधिक विस्तार से जानते हैं, जिसके लिए हमारे स्रोत है विशाल उत्तर वैदिक साहित्य में प्रचुर प्राथमिक सामग्री जो है विद्यमान है। उत्तर वैदिक साहित्य में शामिल है बाकी 3 वेद है, जिसमें समवेद, अजुर्वेद, अर्थवेद। देखिए उत्तर वैदिक काल का जो देन है समवेद, अजुर्वेद और अर्थवेद। तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल के जो है हमें जानकारी मिलती है 3 वेदों से, समवेद, अजुर्वेद और अर्थवेद। कहते हैं चारों वेदों के ऊपर रचे गए ग्रंथ, यानी कि ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस काल के जो है ढेर सारी जगहों की भी खुदाई हुई और हर जगह एक खास किस्म के जो है विद्रभांड मिलते हैं, जिन्हें हम चित्रित जो है घूसर यानी वुंद्रभांड, अंग्रेजी में हम इसको पेंटेड ग्रे वॉर्ड भी कहते हैं। इसलिए इस स्थलों को जो है जो दृश्य यानी PGW स्थल भी कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यदि बात करें हम आगे उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्य समुदाय बड़े पैमानों पर जो है पूर्व की ओर प्रस्थान कर सिंधु गंगा द्वाब और ऊपरी गंगा मैदान में बस गए थे। तो उत्तर वैदिक काल की ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके दौरान आर्य समुदाय बड़े पैमानों पर जो है पूर्व की ओर प्रस्थान करके सिंधु गंगा और ऊपरी गंगा मैदान में बसे थे और ये काफ़ी वहाँ पर जीवन व्यतीत करे। इस काल के अंत में जो है पूर्व दिशा की और आगे 3 राज्यों की स्थापना भी की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसमें से काशी, कौशल और विद्या है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इसके बारे में आप जानते भी होंगे, काशी, कौशल और विद्या है। खेती बाड़ी अब प्रधान कार्य उस समय बन गया था, क्योंकि उससे पहले जो था
जो है बकरियों का पालना, घोड़ों का पालना, ये मुख्य थी। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आए, यहाँ पर खेती बाड़ी जो है प्रधान कार्य बन गया था और कई फसलें जैसे गेहूँ, चावल, ईख उगाई जा रही थी उस समय, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। शिल्प की संख्या भी बढ़ गई थी काफ़ी हद तक और लोहे के हथियार और औजार इस्तेमाल होने लग गए थे इस समय के दौरान, यानी उत्तर वैदिक काल में। लोग अब जो है गाँव में स्थिर जीवन व्यतीत कर रहे थे। जाति प्रथा उभर कर 4 वर्णों के रूप ले ली थी, यानी इस समय जो है जाति प्रथा वर्णों का रूप धारण कर लिया था। यानी इसमें जो थे सम्मिलित थे वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जाति इस समय जो है उभर के आई थी, यानी जाति प्रथा वर्णों के रूप में थी। राजा और उसके आदमियों की शक्ति बढ़ रही थी, क्योंकि राजा जो होता था और उसके आदमियों जो होते थे उनकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और इसी अनुपात में जो है सभाओं का महत्व भी घट रहा था, यानी सभाओं का जो महत्व था घट रहा था। यज्ञ अब बड़े बस जब विस्तृत हो चले थे और इंद्र देवता का महत्व कम हो गया था, यानी इंद्र देवता जो है इस समय बिल्कुल ही कम हो गया था, इनको अधिक नहीं जो है पूजा जाता था और नए देवता जैसे कि प्रजापति अब मुख्य हो गए थे। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम पूर्व वैदिक काल में देखें तो इंद्र को जो है महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजे जाते थे, लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल के दौरान हम आए तो यहाँ पर जो है प्रजापति को जो है यहाँ पर मुख्य देवता के रूप में जो है पूजा किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कोई भी एग्जाम व्यूज के अंतर्गत। इस काल के अंत में योगों के कर्म कांड के विरुद्ध एक जो है प्रतिक्रिया भी देखी जा सकती है, खासकर उपनिषदों में, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात आता है वैदिक कत्र युग। ये देखिए वैदिक जो है कत्र युग बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी और कहते हैं ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में और उत्तर और पूर्व भारत में बड़े राज्य उभरे जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, यानी ये सारे राज्य जो उभरे थे इसके दौरान वैदिक कत्र युग में, तो 6ठी शताब्दी के आसपास इसको माना गया था और ये उत्तर और पूर्व भारत में बड़े राज्य उभरे जिन्हें महाजनपद कहते थे और इस तरह के 16 राज्य थे। 16 राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण थे जिसमें अंग, मगध, बज्जी, काशी, कौशल, मल्लल, करु, पंचाल, वत्स, अवाती, कवोज, गंधार, अमसक, जेदी, तमस्य और सुरसेन थे। तो ये काफ़ी जो राज्य के उपनिषद के पाठ हुआ करते थे। उनमें से जो है मगध, कौशल और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों में से गिने जाते थे। कौन से? मगध, कौशल और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे और कृषि के विस्तार और शहरीकरण की शुरुआत, व्यापार और उद्योग के विकास और क्षेत्रीय राजाओं के उद्भव से समाज में नई शक्तियों को जन्म दिया। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि कृषि के विस्तार, शहरीकरण की शुरुआत और व्यापार उद्योग के विकास और क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव से समाज में नई शक्तियों को जन्म दिया और इस तरह 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व सामाजिक धार्मिक रूपांतरण का भी एक दौर था। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण था कि सामाजिक धार्मिक रूपांतरण का भी एक दौर सा शुरू हो गया। लोगों ने कर्मकांडी ब्राह्मणवाद और वैदिक बलि प्रथाओं के खिलाफ अपना असंतोष इस समय काल में व्यक्त किए थे और अनेक जो है पथ उभर कर सामने आ गया जिसमें जैन और बौद्ध प्रमुख थे। कहते हैं जैन और बौद्ध ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया इस समय काल के दौरान। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट जो है बौद्ध धर्म के बारे में और यहाँ पर हम बौद्ध धर्म के जो है खासकर जो है विस्तृत जानकारी ना कर हम संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। अगर आप इतना जानकारी इकट्ठा कर लेते हो तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में जो है बौद्ध धर्म के बारे में लिखने में बहुत ही आसान और जो है बहुत ही सुलभ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में हमारे पास क्या जानकारी उपलब्ध है। यहाँ जो हमारा अगला पॉइंट आया है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम के व्यू से। तो चलिए देखते हैं हम बुद्ध धर्म के जो है यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें। तो बात करें अगर बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म के जो स्थापक रूप में गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था, यानी गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया और इनका जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में भारत नेपाल सीमा पर स्थित लुबनी में हुआ था, यानी भारत नेपाल स्थित जो है लुबनी में हुआ था और वह कपिल वस्तु के शाक्य क्षेत्रीय राजा सुयोधन के बेटे थे, यानी कपिल वस्तु के शाक्य क्षेत्रीय राजा सुयोधन के बेटे थे और 29 वर्ष में जो है गौतम ने घर छोड़ दिया था, यानी 29 वर्ष में गौतम बुद्ध ने जो है अपना घर छोड़ दिया था और इनके घर एक पुत्र भी जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल था। कहते हैं पुत्र और जो है पत्नी को छोड़ के ये
जो है जंगलों में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त की। और उनको जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था धर्म चक्र प्रवर्तन यानी वाराणसी के निकट सरनाथ में दिया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपना पहला उपदेश उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी वाराणसी के निकट सरनाथ में दिया था। उनकी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य अष्टकी मार्ग सम्मिलित थी। 4 सत्य और अष्टक मार्ग जो है सम्मिलित थी। बौद्ध के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 जो मुख्य यहाँ पर बताए गए आर्य सत्य, तो पहला आर्य सत्य तो यही था कि दुनिया दुख से भरी हुई है। दुनिया जो है दुख से भरी हुई है। दूसरी बात ये कहते हैं कि तृष्णा दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इंसान की जो तृष्णा होती है वो दुख का सबसे बड़ा कारण हो बनता है। और तीसरी बात यही उन्होंने बताया था कि तृष्णा पर जीत हासिल करने से दुख खत्म किया जा सकता है। बात सही है, हमारी जितनी इच्छाएं रहती हमें उतनी ही दुख मिलता है। अगर हम इच्छाओं की अब त्याग दें तो हमारा दुख भी जो है कम हो जाएगा। और कहते हैं चौथी बात यही थी कि जो अष्टक मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसको जो है सारे चीज़ों को ख़त्म करना है तो आपको अष्टक मार्ग पर चलना पड़ेगा। और अष्टक मार्ग जो थे 8 सिद्धांत थे इनके, और 8 सिद्धांत में पहला सिद्धांत थी सच्ची दृष्टि, दूसरा था सही उपदेश, तीसरा था सत्वचन, चौथा था सत्कर्म और 5वां था सच्ची आजीविका, छठी थी सत्प्रयास और 7वीं जो थे समदृष्टि जसमिष्टि, और जो देखा जाए 8वीं थी सद्मनन। सद्मनन जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, यानी देखा जाए तो इन्होंने जो है तृष्णा का सबसे बड़ा जो है दुखों का कारण बताया। अगर इन तृष्णाओं से अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर जीवन में अच्छा खुशहाली जीवन जीना चाहते हो तो आपको अष्टक मार्ग अपनाना पड़ेगा, जो कि इनके मुख्य जो है विचारधारा थी। कहते हैं अगर हम बात यहाँ पर करें, उन्होंने जो है भोग विलास और कंजूसी दोनों चरम बिंदुओं को हटाकर मध्य मार्ग पर चलने की कोशिश शिक्षा दिया था उन्होंने। और अपने अनुयायियों के लिए वो आचार संहिता यानी चोरी नहीं करना, जो है हत्या नहीं करना इत्यादि को जो है सूत्रबद्ध भी किया था। यदि बात करें हम इनकी मृत्यु की तो कहते हैं 80 साल की उम्र में जो है 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के जो है कुशीनगर में उनके जो है उनको निर्माण प्राप्त हुआ, यानी उनकी जो है हमेशा के लिए जो है वो निर्माण को प्राप्त किए, वो भी 80 वर्ष की उम्र में। तो इसके भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। आगे हम देखते हैं जैन धर्म के विषय में। चलिए जैन धर्म में देखते हैं कि जैन धर्म की विशेषताएं क्या बताती है। यदि बात हम करें जैन धर्म की तो जैन धर्म भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। और कहते हैं ऋषभनाथ जो थे जैन धर्म के स्थापक के रूप में जाने जाते हैं, यानी ये पहले तीर्थक थे। ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले स्थापक थे। वर्धमान महावीर इस पंथ के जो है 24वें और जो है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थक थे। देखिए जो वर्धमान महावीर थे 24वें तीर्थक थे। पहले जो थे ऋषभनाथ जैन धर्म के स्थापक थे और 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे। तो ये कई बार जो है यूपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के स्थापक कौन थे। तो कई जो बच्चे हैं वर्धमान महावीर स्वामी को ही लगा देते हैं। उनको लगता है कि शायद इनके ही नाम से ये पढ़ा है, इसलिए जो है ये यही होंगे। तो ये कई बार जो है गलतियों का कारण बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसके स्थापक है ऋषभनाथ थे और जो है वर्धमान महावीर जो थे 24वें तीर्थक थे। ठीक है। महावीर का जन्म वैशाली बिहार के निकट कुंडा ग्राम में जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता जो है ज्ञानिक क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। ज्ञानिक जो थे क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। महावीर 30 साल की उम्र में जो है सन्यासी हो गए और उन्होंने 42 साल की ही उम्र में कैवल्य प्राप्त किया, यानी इनको 42 वर्ष की उम्र में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्होंने जो है 30 साल तक उपदेश दिए और जो है 468 ईसा पूर्व में राजगिरी के निकट पावलपुर बिहार में उनको जो है निर्वाण प्राप्त हो गया। और उनके अनुयायी को जो है जैन कहलाए, उनके अनुयायी जो है जैन कहलाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्थान नहीं है। जैन धर्म ने कभी भी सर्वशक्तिमान ईश्वर को जो है कोई स्थान नहीं दिया और यह देवी देवताओं को महत्व देता है, लेकिन उन्हें जैन शिक्षाओं के नीचे का स्थान देता है। जैन मत का मुख्य उद्देश्य
पार्थिव बंधनों से मुक्ति पाना होता है। बौद्ध धर्म की तरह यह कर्मकांड और वैदिक जो है ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं और यह जाति व्यवस्था का भी विरोध कई शब्दों में किए हैं। कहते हैं कर्म के सिद्धांत तथा पुण्य जन्म की स्वीकार करता है और इसके 5 मुख्य सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत तो यही बताता है कि अहिंसा होना चाहिए, इंसानों को हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए, सच्चाई सदैव बोलना चाहिए, चोरी कदाचित नहीं करना चाहिए और जो है जुड़ाव नहीं रखना चाहिए और ब्रह्मचार्य का जो है पालन सदैव करना चाहिए। और इसके लिए जैन धर्म ने तीन रत्न बनाए थे। 3 रत्न जो थे समर्क दर्शन, समर्क ज्ञान और समर्क चरित्र साहित्य शामिल थे। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मौर्य काल। देखिए यहाँ मौर्य काल के विषय में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ मौर्य काल के अंतर्गत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। यदि हम बात करें मौर्य काल की तो कहते हैं बिंदुसार अजातशत्रु और महाजनमानाद जैसे ताकतवर शासकों के अंतर्गत मगध साम्राज्य का जो है बहुत विस्तार हुआ। यानी बिंदुसार ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया मौर्य जो है साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। नंद वंश के अंतिम राजा को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में परास्त कर दिया था, यानी धनानंद था। चंद वंश के जो आखिरी राजा था धनानंद था। धनानंद देखा जाए तो बहुत क्रूर था और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के जो है कूटनीतियों से जो है इसको परास्त कर पाया और ये भी जो है 322 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त ने पंजाब में यूनानियों को और गंगा के मैदानी जो है इलाकों में नंदों को जो है भगाकर मौर्य को साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता हासिल किया था। विजय और विलय की एक समस्त प्रक्रिया से यह लगभग संपूर्ण भारत के एकात्मबंध करने में कामयाब भी रहा। चंद्रगुप्त ने जो है 322 ईसा पूर्व में से लेकर 297 ईसा पूर्व तक राज्य किया, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण पीरियड टाइम था यहाँ पर जहाँ पर जो है चंद्रगुप्त ने राज्य किया। कहते हैं भद्रबाहु के प्रभावित होकर उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और उसका जो है निधन मसूर के निकट श्रवणबेलगोला में हुआ। तो ये उसका जो है अंतिम जीवन था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद जो है मौर्य वंश और भी स्टेबलेट हुआ। चंद्रगुप्त को प्रसिद्ध दार्शनिक और जो अध्यापक आचार्य चाणक्य के प्रशिक्षण दिया था। चाणक्य जो थे जिसके हम चंद्रगुप्त को जो है काफ़ी शिक्षा दिया था। चाणक्य जो कूटनीतियों के लिए काफ़ी विख्यात थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य काफ़ी सक्षम थे हर चीज़ों में और उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। कौटिल्य के जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो है ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कालजयी कृति माना जाता है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। चाणक्य की कूटनीति के कारण जो है चंद्रगुप्त सफल शासक बन सका और चंद्रगुप्त का जो है मेन गुरु जो थे चाणक्य थे, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शासन यहाँ पर कर सके। चंद्रगुप्त का बेटा और उत्तराधिकारी बिंदुसार। देखिए चंद्रगुप्त का बेटा उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जिसकी जो है राज अभिषेक कहते हैं 297 ईसा पूर्व से लेके जो है इसका राज्य काल 272 ईसा पूर्व तक था। और कहते हैं अभिमित्र घाट यानी शत्रुदंता के नाम से भी ये जाना जाता है, यानी बिंदुसार को जो है हम जो है अमृत घाट या शत्रुहंता के नाम से भी जानते हैं। और कहते हैं कि अपने दक्कन जीत कर मौर्य साम्राज्य की जो है मसूर तक पहुंचा देने वाले जो है बिंदुसार ही था। पश्चिमी एशिया की यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम के साथ उसके संपर्क थे और बौद्ध साहित्य के ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार की मौत के बाद उसके बेटे के बीच सत्ता का संघर्ष होता रहा। इसमें बहुत से जो है दंत कथाएँ हैं इसके अंतर्गत। कहते हैं अगर आगे देखिए उत्तराधिकारी के इस युद्ध में अशोक ने जो है 272 ईसा पूर्व से लेके जो है 236 ईसा पूर्व तक विजय होकर जो है मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ, यानी अशोक ही बिंदुसार के पुत्रों में सबसे आगे था। कई जगह तो इतिहास ये भी बात बताती है कि अशोक ने अपने भाइयों को कत्ल करके जो है राजगद्दी अपनाया था, लेकिन कहते हैं जो है शिलालेखों का जो है ख़त्म हो जाने और जो है म्यूजियम में आग लग जाने के कारण जो है इसके सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब नष्ट हो गए। तो इसलिए अशोक के बारे में हमें जितने भी जानकारी अभी मिल रही है वो बौद्ध साहित्य से ही मिल रही है। तो यही बात अशोक के बारे में बताया गया है कि उसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो 260 ईसा पूर्व में हुआ, कलिंग का युद्ध।
कहते हैं कई जगह तो ये बात दर्शाई गई है कि अपने भाइयों को वो कत्ल करके जो है राजगद्दी हासिल किया था। और कई जगह ये बात पर भी चर्चा है कि कलिंग युद्ध जो हुई थी उसमें जो है पत्थरों पर खुदवाया अशोक ने जो है तस्वीर अशोक में जो है इसका जिक्र भी है। बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और युद्ध का जो है परित्याग कर दिया। कारण था कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में जो है बहुत नरसंहार हुए, जिसको खून खराबा को देख कर अशोक जो है काफ़ी विचलित हो गया और इसके कारण जो है उसने बौद्ध धर्म को ही अपना लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार करके जो है युद्ध को उसने सदैव के लिए परित्याग कर दिया। तो कहते हैं कई कथाएं हैं जिसके बारे में यहाँ पर क्या सत्य है इसके बारे में किसी भी जो है थिंकर्स को पता नहीं है। वह एक परोपकारी राजा था और उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए ढेर सारे काम भी किए। इसमें से सबसे प्रमुख था धम्म। धम्म का जो है विशेष अपना स्थान रखता है अशोक के जीवन में। कहते हैं उसकी नीति धार्मिक सहिष्णुता, बड़े की इज्जत, बूढ़े की देखभाल, दया, सत्य और शुद्धता पर आधारित थी और सारी बात जो है धम्म में उसने प्रस्तुत किया था। उसके प्रयासों में बौद्ध धर्म भारत की सरहदों को पार भी फैल गया और चट्टानों और स्तंभ पर उसके आदेश, उसके शासन का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। कहते हैं धम्म में जो था वो जितने भी उपदेश थे वो जो है बड़े बड़े शिलालेखों स्तंभों में उड़ेका करता था। इसी को जो है धम्म के नाम से जाना जाता है और धम्म में जो है मैक्सिमम जो है उसकी धार्मिक नीतियों का ही जो है बखान किया गया है। और इस बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है मैप भी पर्याप्त है। आप मैप में देख सकते हो भली भांति कि यहाँ पर जो है प्रमुख शिलालेख जो है आपको स्क्वायर शेप में दिख रहा होगा, ट्रायंगल शेप में जो है स्तंभ शिलालेख, और वाइट जो है स्क्वायर में आपको जो है लघु शिलालेख दिख रहा होगा। डॉट डॉट शेप आप जो दिख रहे हैं आपको चारों तरफ वो राज्य क्षेत्रीय सीमाएं हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक ने जो है हर एक क्षेत्र में जो है अपना राज्य स्थापित करने में बखूबी कामयाब भी हुआ और ये मैप जो है बिल्कुल साफ दर्शा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कहा जाता है कि अशोक की मौत के बाद उसके साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि अशोक एक ऐसा राजा था जिसने सारे राज्यों को जो है एक करके रखा था, लेकिन उसकी मौत के बाद जो है राज्य साम्राज्य का जो है टुकड़ा टुकड़ा हो गया और उस समय विदेशी हमले का भी डर लगा रहता था। देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और मौर्य वंश का अंतिम राजा जो कहते हैं वसहरथ कमज़ोर शासक था। वसरथ जो था बहुत काफ़ी कमज़ोर था और वहाँ पर विदेशी आक्रमण ने इसको जो है तहस नहस करके रख दिया। उसके महत्वाकांक्षी जनरल पुष्यमित्र शुंग ने जो है 1084 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी। किसकी? वसहरथ की, जो कि आखिरी जो था मौर्य वंश का शासक था। और उसको जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसको 184 में जो है हत्या कर दी और मौर्य शासन के बाद पूर्व भारत में शुंग और दक्कन में सातवाहन शासन हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था जिसके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। यहाँ पर जो है हम संगम युग के बारे में बहुत ही संक्षिप्त जो है बारे में जानेंगे, बहुत संक्षिप्त बात करेंगे। ये देखा जाए संगम युग जो था 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के समय काल को दर्शाता है। संगम युग से दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक दौर की शुरुआत हुई। संगम का अर्थ था विद्वानों या साहित्यकारों का जमा होना। कहते मंदिरों के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में साहित्यिक हस्तियों का जो है जमावड़ा हुआ, यहाँ पर जो संगम के नाम से जाना गया। प्राचीन तमिल साहित्य में जो है तिलक पिल्लम यानी 8 संग्रह, अटल गोटाई यानी अट्टू टोगाई, 10 काव्य, पटल पट्टू, 18 लघु ग्रंथ और 3 महाकाव्य जिसमें शिल्पाधिकरम, मणिकोकाई और शिवामिद्रामणि जैसे आरंभिक ग्रंथ शामिल है। मोटे तौर पर संगम युग जो था 300 ईसा पूर्व तक फैला और संगम साहित्य में प्राथमिक रूप से जो है पांड्य राजाओं की चर्चा है, यानी पांड्य राजाओं की जो चर्चा इसमें बेखूबी देखने को मिलता है। लेकिन उसमें चोल और चेर शासक का भी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दी गई है। पांड्य राजाओं के दक्षिण तमिलनाडु पर आधारित इलाकों पर शासन किया और जो है मदुरो उनकी राजधानी, मदुराई इनकी राजधानी थी और चेर ने केरल और चोल ने उत्तरी जो है तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश पर राज्य किया। तो ये संगम वंश का काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ जानकारी थी। उसके पश्चात आता है हमारे समाज कुषाण युग। देखिए कुषाण मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यूनानी, शकों और पार्थियानों और कुषाणों
ने भारत पर हमले किए। उन्होंने भारत के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी जो है भागों पर शासन भी किया। और कहते कुषाण मध्य एशिया के युए कबीलों की एक शाखा थे। कुषाण का पहला शासक जो था कुजुला कद जो है फिलीज था, और उसके बाद बीमा कदसीफीज आया। भीम के बाद कनिष्क राजा बना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं कुषाण वंश का महानतम राजा कनिष्क हुआ करता था। कनिष्क काफ़ी महान था और उसने जो है कश्मीर की जीत लिया और गंगा के मैदानी इलाकों पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके कब्जों में जो है मध्य एशिया के काशगढ़ और शरखड और जो है खेतोन थे। पंजाब और पाकिस्तान भी उसके साम्राज्य में शामिल था। और कनिष्क एक पक्का बौद्ध था, यानी बौद्ध धर्म को बहुत ही मानता था। उसके प्रयासों ने बौद्ध धर्म चीन, मध्य एशिया और अन्य देशों में फैल गया और वह कला और शिक्षा का महान संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। कहते पुरुषपुर और पेशावर उसकी राजधानी थी। पुरुषपुर और पेशावर उसकी राजधानी थी। कनिष्क के उत्तराधिकारी जो है वशिष्ठ, हुबिस्क और कनिष्क द्वितीय और वासुदेव हुए। वासुदेव जो है कुषाण वंश का अंतिम महान राजा था और उसके मरते ही कुषाण साम्राज्य के पतन से उत्तर भारत में राजनीति में अनिश्चितता की दौर शुरू हुआ, जो करीब 100 साल तक चलता ही रहा। देखिए यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है गुप्त काल। देखिए गुप्त काल काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था और ये 319 ईस्वी पूर्व से लेके यानी एडी से लेके 550 एडी तक चला। ये काफ़ी महत्वपूर्ण काल था गुप्त काल, और इसमें बहुत ही जो है बदलावों को हमने देखा। तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे और यहाँ चर्चा जो होगी संक्षिप्त होगी। हमने अधिक लंबा चौड़ा नहीं करना है, बहुत ही शॉर्ट करने हैं, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी रहेगा। कहते हैं अगर हम बात करें गुप्त काल की तो कहते हैं 14वीं शताब्दी में गुप्त वंश का उदय भारतीय इतिहास में एक नए युग की जो है शुरुआत को जो है रेखा अंकित किया जा सकता है। और श्रम और राजनीतिक जो है फूट की जगह एकता ने ले ली, यानी पहले के समय में श्रम और राजनीतिक फूट थी, अब जो गुप्त काल में जो है एकता ने उसकी जगह पर ले ली। शक्तिशाली गुप्त राजाओं के नेतृत्व में संरक्षण में भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ, यानी हर क्षेत्र जो है काफ़ी विकास किया। चीनी यात्री अगर फरियान की बात करें तो 4वीं-5वीं सदी ईस्वी पूर्व के अनुसार उस काल में खूब खुशहाली थी, चारों तरफ जो है खुशहाली भरी पड़ी थी। तो गुप्त काल में जो है काफ़ी लोग जो थे प्रसन्न थे। महाराजा श्री गुप्त के जो है गुप्त वंश का स्थापक बताया जाता है, क्योंकि महाराजा श्री गुप्त ने जो है गुप्त वंश का स्थापना किया था और इसके बाद जो है घटोत्कच गुप्त आया। लेकिन यह चंद्रगुप्त जो कि 319 से लेकर 355 ईस्वी था, जिसने महाराजा अधिराज की जो है पदवी अपनाई और पहला जो है प्रसिद्ध जो है गुप्त राजा बना। समुद्रगुप्त अन्य प्रमुख जो है गुप्त सम्राट था और उसका बेटा और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त जो कि 335 से लेकर 380 बड़ा ही पराक्रमी था, यानी पराक्रमी था, काफ़ी जो है वैभवशाली भी था। इलाहाबाद स्तंभ में जो है समुद्रगुप्त की प्रशंसा में दर्ज उसके दरबारी कवि हरिसेन के जो है प्रसिद्ध गीत में उसके विजय अभियानों को जो है जीवंत चित्रण भी देखने को मिल जाता है। एक महान विजेता और शासक होने के साथ ही समुद्रगुप्त एक विद्वान और उच्च स्तर का कवि भी था, साथ में कला और विद्या का संरक्षक और संगीतज्ञ भी था। कहते हैं उसने जो है अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि 380 से लेकर 415 ईस्वी तक उत्तराधिकारी बना। उसने पश्चिम भारत के शक शासकों पर जो है राजाओं पर जीत हासिल करने के बाद उसको विक्रमादित्य की उपाधि भी अपनाई। तो देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण किया, यानी विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं। उसने महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। उसकी बेटी प्रभावती का विवाह वटक के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ भी हुआ था और उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा कुमार गुप्त प्रथम था, जो कि 415 से लेकर 455 ईस्वी तक बना रहा। उसके शासनकाल में शांति और खुशहाली काफ़ी थी। उसके उत्तराधिकारी उसका बेटा सिकंदरगुप्त जो कि 455 से लेकर 467 ईस्वी तक बना। उसने कई बार हुन आक्रमण भी विफल किए, यानी हुन ने जो इस पर आक्रमण किया था उसको जो है विफल किया। किसने किया? सिकंदरगुप्त ने किया।
स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी जो थे बहुत तीन थे, इसमें पुरुगुप्त भी थे, बुधगुप्त भी थे और नारायण गुप्त भी थे। उसने जो है शक्तिशाली और योग्य नहीं थे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी बहुत ही कमज़ोर थे और इससे धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन भी हो गया। देखा जाए तो गुप्त काल के दौरान राजतंत्र प्रशासन की जो प्रणाली थी, राजाओं के जो है दैनंदिन प्रशासन में मदद के लिए एक मंत्री परिषद के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल हुआ करते थे। गुप्तों के पास शक्तिशाली सेना थी और प्रांतों का प्रशासन गवर्नर करते थे। उनके महत्तः अनेक अधिकारी होते थे जो जिला और नगरों का प्रशासन संभाला करते थे। ग्राम प्रमुख के ग्रामीण नेतृत्व में जो है ग्राम शासन के उल्लेखनीय स्वतः हासिल भी की थी। गुप्त साम्राज्य ने न्यायिक और राजस्व प्रशासन की एक प्रभावी प्रणाली विकसित कर ली थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय के दौरान। उसके पश्चात आता है हमारे समय गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त के जो है आगे का काल किस प्रकार थी, तो ये जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। गुप्त साम्राज्य के पतन और थानेश्वर के महाराजा हर्षवर्धन के उदय के बीच के काल को भ्रम और विखंडन का दौर माना जाता है, क्योंकि इस समय भ्रम और विखंडन काफ़ी देखने को मिला। इस समय भारत अनेक छोटे स्वतंत्र राज्यों में विखंडित हो गया था और हुन राजा के अतिरिक्त उत्तर भारत में 4 अन्य राज्य थे। ये थे मगध के उत्तर गुप्त, कन्नौज के मोखरी और थानेश्वर के जो है पुष्पभीति और वल्लभी गुजरात के मैत्रिक थे। महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय वंशों ने बदामी के चालुक्य और कांची के पल्लव थे। पुलकेशिन द्वितीय ने जो कि 609 से लेकर 642 ईस्वी तक उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। हर्षवर्धन ने फिर से जो है साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और वह जो है सकल चोर पथनाथ कहलाता था, क्योंकि उसने व्यवहारत समूचे भारत पर अपना राज्य स्थापित कर रखा था और इस काल में भारत की राजनीतिक एकता कुछ हद तक बहाल हुई। हर्ष ने जो है कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट को संरक्षण दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हर्ष ने जो है कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट को संरक्षण भी प्राप्त किया और चीनी विद्वान यात्री हवेर सांग ने उसके शासनकाल में भारत की यात्रा भी की थी और बंगाल का राजा शशांक हर्ष का ही समकालीन था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास के इस काल में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में दृढ़ता पाई गई, यानी हिंदूवाद काफ़ी जो है फैल गया था। हवेल संघ के भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की मजबूती के बारे में भी लिखा है और उस समय अनेक मिश्रित और उपजातियों का उदय भी हुआ। हवेल संघ ने जो है अछूतों और जातियों को निष्कासित लोगों को भी चर्चा करता है और इस काल में समाज में महिलाओं की हैसियत और रुतबे में भी खासी गिरावट देखने को मिला और धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद के उभार से जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इसमें वैष्णव, शैव और जैन मत भी प्रचलन में थे इस समय में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का टॉपिक जो है हमारा भारतीय साम्राज्य सभ्यता और एक नज़र के रूप में। देखिए भारतीय सभ्यता के बारे में देखें, यहाँ पर द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर, इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन इज वन व्यू ओनली। Indian civilizations, there is important. Indian civilization has a very important place in the world history, as the earlier Greece and the Rome. In the India is also some kind of democratic and republicans form of government. In ancient time, we also made a tedious as a progress in the philosophy and the various branches of science. Indian contribution to be their field of mathematics, astronomy, chemistry, meteorology and medicine in the world mentioning here. Aryabhatta and the Brahma Mihara is a famous mathematician and astronomer. There is the most important here, Aryabhatta and Brahma Mihara is the famous mathematic and astronomer here. Charakya and the Sushruta is where is a great physician. And Naga Arjuna was a famous chemist as well as a pharmacist. The concept of zero and decimal system of first involved in India. The Sun India is also show the great skill in art, architecture, painting and
sculptures. Ashoka is a pillar, caves and Ajanta and Ellora is the South Indian temples. The famous stupa and Sachi Buddha is the image of Mathura was only a few examples from the West is ocean of Indian art. Many great centers of learning were developed in ancient India, like a Taxila is a Nalanda in the Vikramshila and the Vallabhi, Kashi and Kochi is which is important to the education to be both Indian and foreign student. Famous scholars and the teachers tell there is such as a center. Indian learning to the scholarship was highly appreciated, awarded by their Arab is a Muslim. Here show the most important here Sanchi Stupa. Sanchi Stupa there is a most important on this period time here. Many great works of literature were produced on ancient India. Rig Veda is the earliest is a specimen of Indo-European literature. The four Veda, Sustra, and the two epics of Ramayana, Mahabharata, Smriti, Purans, Tripitakas, and Jain's Agams, and the other religious texts were a product of ancient India. Moreover, there are a number of drama, poets, and poetics work in this period time. A great literacy is a figure like a Kalidasa, is a Banabhatta, and Harshena, and Visakha Datta, and Vasha, Bhairavi, Sukadarka, and many others belong to be in this period time. Sanskrit, Pali, and Prakritic literature made a great process in ancient India. There is the most important period time for the ancient India in the one view here. यदि बात यहाँ हम करें भारतीय सभ्यता का, देखिए भारतीय सभ्यता को हमने एक नज़र में जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ही संक्षिप्त नोट है। कहते हैं विश्व इतिहास में भारतीय सभ्यता की एक महत्वपूर्ण जगह है। आरंभिक यूनान और रोम की तरह भारत में भी लोकतांत्रिक और गणराज्य शासन प्रणाली रही। हमने दर्शन और विज्ञान की जो है विभिन्न शाखाओं में जबरदस्त प्रगति की और गणित, खगोल शास्त्र और रसायन शास्त्र, धातु क्रम और चिकित्सा में भारत का उल्लेखनीय योगदान रहा है और इस योगदान को जो है भुलाया नहीं जा सकता, इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बेशक लिए कहते हैं पूरी दुनिया कहता है कि हमने इन चीज़ों को खोज की, लेकिन गणित, खगोलीय शास्त्र और रसायन शास्त्र, धातु क्रम और चिकित्सा के बारे में भारत का अग्रणीय स्थान है। आर्यभट्ट और जो ब्राह्मणिहिर प्रसिद्ध गणितीय और खगोलीय शास्त्री थे। आर्यभट्ट के बारे में तो आपको भली भांति नॉलेज ही है, ठीक है, जिन्होंने जो है हमें गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। चाणक्य और सुश्रुत जो है महान चिकित्सक थे जो कि भारत के ही थे। नागा अर्जुन प्रसिद्ध जो है रसायन शास्त्री हुआ करते थे और शून्य और दशमलव पद्धति की संकल्पना पहले भारत में ही विकसित हुई, कहीं और नहीं हुई। कहते हैं कंप्यूटर जो विकास हुआ है और जो इसकी बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 1, तो 0 तो भारत का ही देन है और गणित भी भारत का देन है। तो समझ सकते हो कि इसमें जो है भारत का कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। प्राचीन भारतीयों में कला और वस्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला में ज़बरदस्त दिखाई देती है, यानी ज़बरदस्त हासिल किया है अचीवमेंट। अशोक के लाट, अजंता और एलोरा की गुफाएं और दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला और सांची के स्तूप, मथुरा के बुद्ध के भारतीय कला के अर्थात समुद्र के महल कुछ उदाहरण स्वरूप यहाँ पर है। प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला, क्रमशिला, वल्लभी, काशी और कांची जैसे ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ भारतीय और विदेशी छात्रों के जो है शिक्षा दी जाती थी। प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षक वहाँ पढ़ाते थे। भारतीय ज्ञान और विद्वान की 12 काफ़ी सराहनीय की गई और ख़ासकर अरब मुसलमानों के द्वारा। यहाँ पर जो आपके समक्ष प्रस्तुत है वो सांची का स्तूप है। ये सांची का स्तूप देखने में कितना सुंदर है, ये आप भली भांति देख सकती हो और यही इस समय का ये देन भी है। सांची स्तूप एक ऐसी कला थी जो काफ़ी विस्तृत और काफ़ी जो है स्वच्छ कोटि की उदाहरण है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। प्राचीन भारत में साहित्य की अनेक महान कृतियाँ सूचित की गई थी। इसमें ऋग्वेद, हिंद यूरोपीय साहित्य की जो है प्राचीनतम वानगी काफ़ी प्रचलितम बनी और कहते हैं वेद, सूत्र, महाकाव्य, स्मृति, त्रिपिटका, जैन आगमन और अन्य धार्मिक ग्रंथ प्राचीन भारत में सृजित हुए। इसके अलावा अनेक नाटक, काव्य और ग्रंथ कृतियाँ भी इस समय देखने को मिलता है।
कालिदास, बाण्य भट्ट और सेन जो विशाखदत्त, भान और जो है शूद्रक जैसे महान साहित्यिक हस्तियाँ इसी काल के दौरान थी। तो ये काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो संस्कृति, पाली, प्राकृतिक साहित्य ने भारत में ज़बरदस्त प्रगति की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं भारत को एक नज़र में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और ये हमने जाना भी। तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने इसमें हर एक प्राचीन विषय के बारे में विस्तार पूर्वक और सभी पहलुओं पर जो है संक्षिप्त हमने बात की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, तो जितना हो सके आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प सिर्फ एक ही माध्यम से किया जा सकता है कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है बच्चे तक पहुंचाने में आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकती हो। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। आपको पता है कि व्हाट्सएप स्टेटस ऐसा एक माध्यम होता है जहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट जितने भी होंगे वो ज़रूर देखेंगे, और उनमें से कोई ना कोई बच्चा कोई इस सिलेबस में होगा और वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। गलत कार्य करोगे तो 1,00,000 बार सोच के ही करना, लेकिन अच्छे कार्य करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो एक और भी कार्य करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकेगा। क्योंकि आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेके जो MA तक के बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ उपलब्ध है। तो आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। अगर आपको कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो, कुछ बदलाव चाहते हो, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो। कमेंट की भी प्रावधान है, और कमेंट करना एक अच्छे जो है आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम बन जाता है।